तो आज के लेक्चर में हमको, ठीक है, आई नो इसका इम्पोर्टेंट आपको पता ही होगा कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट ये है कि इसके कॉन्सेप्ट का यूज हमारे बाकी चैप्टर्स में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, फिर कैलकुलस का पोर्शन हो, ठीक है, या फिर कोई भी और चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जाना कैसे, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा इसका अपना, तीन तीन दिन रखे मैंने इस चैप्टर के लिए, ठीक है। उसमें मैं सबसे पहले तो आपको इसकी बेसिक पूरी थ्योरी अच्छे से कवर करा दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे हमको इसमें जाना है, क्या इसके पीछे का हर रीजन है, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एक्सप्लेनेशन में आपको दे दूंगा। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए एक सेट दूंगा, उस क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और उसका डाउट डिस्कशन करना है, बस इतना ही जरूरी है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है, वन ऑफ द वेरी वास्ट चैप्टर है अपने आप में। इसको पढ़ने चाहो तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी पढ़ सकते हो तो भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमको उतना ही जाना जितना हमारा काम बन जाए और हमारा कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में मैं आपको लगभग मैक्सिमम थ्योरी आज इसकी कवर करा दूंगा। वो थ्योरी को आपको अच्छे से समझ के इसको आज घर जाके अप्लाई करना है, क्वेश्चन का सेट मैं बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक आपको करना है मॉड्यूल में, उसको आप अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद हम इसका डाउट डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके फॉर्मूलेस तो आपको बाय हार्ट याद होने ही चाहिए, बचे हुआ इसके जो भी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इस सैटरडे तक अगले 3 लेक्चर में ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, ताकि नेक्स्ट वीक से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर पाए। ओके, तो मैं फटाफट थोड़ा स्पीड में सारी चीजें आपको रिमाइंड करा दूंगा, कहीं पे भी डाउट आता है हैंड रेस करके अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। सो ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी क्लास 10th में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, उसमें यह बताया गया था कि एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया गया था। उस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स हमें पता ही है, जो भी एंगल हम कंसीडर करते हैं, इस एंगल के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और जो बची हुई चीज होती है वो आपका हो जाएगा बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल में 3 साइड है, ठीक है, एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड है और 3 एंगल है, ठीक है। और ये टोटल 6 पैरामीटर्स है ट्राइंगल के अंदर, जिसमें एक परपेंडिकुलर हो गया, एक हाइपोटेन्यूस हो गया, एक बेस हो गया। तो इन सब चीजों के जब आपस में रेशियो अगर आप लोगे, रेशियो भी क्यों लिएगा, क्योंकि जनरली ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, आपने ऑलरेडी वो भी देख रखा है, हाइट एंड डिस्टेंस में एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, वहां पे कहीं ना कहीं के रेशियो बहुत काम आते हैं। दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, किसी पोल की हाइट निकालना, किसी टावर की हाइट निकालना, किसी ब्रिज के ऊपर जो एंगल निकालना, ये सारे एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, तो वहां पे इन रेशियो का बहुत काम आता है। तो टोटल एज सच अगर 3 साइड है मेरे पास पी, एच और बी, तो इन तीनों साइड से मिलकर टोटल 6 रेशियो पॉसिबल है। हाउ मेनी रेशियोज आर पॉसिबल, 6। तो वो रेशियो कैसे कैसे सकते हैं, परपेंडिकुलर का मैं सपोज एच के साथ रेशियो ले लूं, बेस का मैं एच के साथ रेशियो ले लूं, और परपेंडिकुलर और बेस का आपस में रेशियो ले लूं, 3 तो ये हो गए। 3 इनके रेसिप्रोकल हो सकते हैं, एच का पी के साथ, एच का बी के साथ, ठीक है, और बी का पी के साथ। ये टोटल 6 पॉसिबल रेशियो, इसके अलावा कोई रेशियो पॉसिबल नहीं, इसमें सारे कंसीडर हो चुके, ठीक है। तो इन रेशियो को फिर उन्होंने एक नाम दे दिया गया कि लेट अस नेम दिस फॉर द सिंप्लिसिटी। सबसे पहले पी बाय एच का जो रेशियो था, आप क्लास में एडमिट नहीं कर पा रहे बच्चे, एक सेकेंड ना, इसमें ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो P बाय एच का जो रेशियो था उसको हमने बोल दिया था साइन थीटा, B बाय एच का रेशियो था कॉस थीटा, और इसको बोल दिया था टेन थीटा। इनके रेसिप्रोकल जो थे, साइन का रेसिप्रोकल हो गया था हमारा कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया था सेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। ये हमको ऑलरेडी आइडिया सबका है हमारा, ठीक है। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज इन सब में अपने आपस में पड़ी थी, वो भी इसी तरह से प्रूव हो सकती है। पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस सेक सॉरी 1 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
वेरी गुड, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी आपको पता है, तो सारी चीजें जो बेसिक है उसके बारे में अपन डिटेल में बस एक बार रिकैप करा दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा ट्राइंगल के अंदर हम कौन कौन से कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए हमने कुछ वैल्यूज निकाली थी। अच्छा, ये आया कैसे? कुछ नहीं, सिंपल आप इनकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की, जैसे यहाँ पे इसका और इसका रेशियो का स्क्वायर करोगे, सम करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। सिंपल प्रूफ है इनका, अगर इन सारी वैल्यू को उसके अंदर रखोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ये आइडेंटिटी एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा यूज होती है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। टेन और इन दोनों का रेशियो लोगे तो भी इनका रेशियो कितना, टेन थीटा को भी हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, ये भी हमने बहुत बार यूज किया है और आगे भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड एंगल थे, सपोज पहला एंगल अगर मैं बोलूं 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए मुझे साइन कॉस 10 की वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए भी साइन कॉस 10 की वैल्यू हमने निकाल ली थी। एक ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 30 ले लिया, एक एंगल 60 डिग्री ले लिया, तो यहां से हमने, मैं चाहूं तो साइन 30 डिग्री निकाल सकता हूँ, कॉस 30 डिग्री निकाल सकता हूँ और टेन 30 डिग्री निकाल। अच्छा, इसका प्रूफ पता है कोई वैल्यू कैसे आई थी? एनीवन? साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1/2 √3/2 इनका रेशियो 1/√3, राइट? आया ना? ये कैसे आया? साइन 30 1/2 क्यों होता है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है? cos 30 की वैल्यू √3/2 क्यों होती है? और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 कैसे होती है? एनीवन, कोई आइडिया किसी को? अपन अब तक पढ़ा है, तुमने जेई के एग्जाम भी दे दिए, कभी ये सोचा नहीं कि साइन 30 डिग्री 1/2 कैसे आया, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 ही क्यों है और इसकी वैल्यू 1/√3 कैसी है? कैसे लॉजिक डेवलप करेंगे बताओ? चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर शायद तुम इसका लॉजिक क्रिएट खुद से कर पाओ। मुझे अच्छा ये बताओ, साइन 45 बताओ कितना होता है? 1/√2 1/√2 cos 45 1/√2 1/√2 tan 45 1 वेरी गुड, ठीक है। अगर इसका लॉजिक डेवलप करना हो तो अगेन देखो, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल जिसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है, ये वाला एंगल मुझे कंसीडर करना है 45 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के लिए मुझे साइन कॉस 10 सपोज निकालना है। देखो तीन ही, मैं जनरली तीन ही कंसीडर करूंगा क्योंकि बचे हुए तीन तो अपने आप आ जाएंगे, वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, बचे हुए तीन की हम बात जनरली नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आप आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, ये 90 ये 45, तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। तो अब बताओ लॉजिकली एनीवन कि ये वैल्यू कैसे आई होगी? यस सर। हाँ बताओ कैसे आई होगी? 1/√2 1/√2 और 1। आपने आज तक नहीं सोचा इसके बारे में? सर ड्राइव करवाया हुआ है, कराया हुआ है, ठीक है, 10th में, हाँ वेरी गुड, आसान है। हाँ जैसे कुछ एक मिनट चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ, लास्ट टाइम कुछ बच्चे बोल रहे थे। हाँ दो साइड्स इक्वल होगी, वेरी गुड, दो साइड यहाँ पे ट्राइंगल की इक्वल होगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसको अगर मान लो ए बोल दिया, इसको ए बोल दिया, तो बताओ ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना? बोलो हेलो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? √2a। अब यहाँ से हम तीनों चीजें निकालते हैं, अगर मुझे साइन निकालना है तो साइन थीटा कितना होता है? साइन ऑफ एनी एंगल इज परपेंडिकुलर अपॉन, बोलो P/H, राइट। तो परपेंडिकुलर है ए है, हाइपोटेन्यूज है a/√2, तो ये कितना आ जाएगा? 1/√2। सेम कॉस भी आ जाएगा, tan भी आ जाएगा, आ जाएगा? यस सर, ठीक है, ओके। नाउ इसके लिए हमने कैसे सोचेंगे? 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए ट्राइंगल जो बनाएंगे तो उसमें एक एंगल 30 आएगा, एक 60 आएगा, तो फिर कैसे सोचे बताओ? तो इसके लिए क्या कर सकते हो? चलो आई थिंक थोड़ा भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, बहुत टाइम हो गया उस चीज को भी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल, और तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री, हाँ है ना? बोलो यस ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो मीडियन जैसे भी बिहेव करेगा, तो ये दोनों साइड्स क्या होगी? इक्वल लेंथ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा बताओ? ये पूरी ए है, a/2, ये a/2,
ये लेंथ ऑलरेडी ए अज्यूम करी हुई है, और ये एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और मीडियन, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों लाइन सेम ही होती है, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी बिहेव करेगा, तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, वैसे भी ये 90 60 है तो 30 होना पड़ेगा। अब ये ए है, ये a/2, तो क्या परपेंडिकुलर मेरा आ जाएगा, आया ना, ये a/2, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, √3a/2, आया ना, ठीक Yes, है। sir. अब मुझे ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री है। यहाँ पे आप मुझे जो भी चीजें पूछेंगे पता कर लेंगे। sin 60 ये एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर, sin 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2। cos 60 पूछेंगे तो वो भी आ जाएगा, अब सारी चीजें, आया ना, यस ठीक है। Yes, sir. वैसे ही मुझे बाकी चीजों का भी हमने ऐसे लॉजिकली डिराइव कर लेते हैं, 90 वगैरह सब कुछ, ठीक है। 90 के केस में तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ही वैनिश हो जाएगा, और 0 के केस में भी ट्राइंगल क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की चीजें हमने 30, 45, 60 और 90 और 0 डिग्री के लिए हमने सारे साइन कॉस 10 और सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे क्लास 10 तक। लेकिन इनकी लिमिटेशंस क्या थी कि उसके आगे हम कर नहीं पा रहे थे। इनकी लिमिटेशन ये थी कि मेरा एंगल जो मैं कंसीडर कर रहा था वो हमेशा 0 और 90 के बीच में हुआ, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल 0 और 90 के बीच में होना पड़ेगा। 90 से ज्यादा, राइट एंगल ट्राइंगल में खासकर 90 से ज्यादा एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, दूसरा एंगल जो थीटा है वो हमेशा 0 से 90 के लिए होगा। तो अगर मुझे 90 से ज्यादा के लिए साइन कॉस 10 की वैल्यू निकालनी है, 0 से कम के एंगल के लिए साइन कॉस 10 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं फिर इस ट्राइंगल का यूज नहीं कर सकता, पहली चीज। मतलब और भी कोई इसके अलावा भी मुझे 10th तक ये नहीं पता था किसी रैंडम एंगल के लिए। सपोज अगर मैं बोलता हूँ 31 डिग्री, कोई भी रैंडम एंगल ले लिया, 27 डिग्री, ठीक है, 43 डिग्री, कोई भी रैंडम एंगल के लिए 45.87 डिग्री, इन रैंडम एंगल के लिए साइन कॉस 10 की वैल्यू क्या होगी ये भी मैं निकाल नहीं पा रहा था। ये इस तरह की बहुत सारी लिमिटेशंस थी ट्राइंगल के अंदर। ये ट्राइंगल के अंदर अपन ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे कि थीटा 90 से ज्यादा नेगेटिव एंगल हो तो क्या कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें। तो इन सबको हटाने के लिए क्लास 11th में हमने वापस से इसका इंट्रोड्यूस किया, यूनिट सर्कल मेथड। यूनिट सर्कल एक ऐसा मेथड था क्योंकि सर्कल एक ऐसी चीज है जिसमें हम कितना भी रोटेट कर सकते हैं, चाहे सीधा रोटेट करो, उल्टा रोटेट करो। पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल मिल जाएगा, उल्टा रोटेट करेंगे तो नेगेटिव एंगल मिल जाएगा। एंड इसके अलावा कितना भी एंगल हम रोटेट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। Yes, sir. सर ये वाला दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। क्या रिपीट करूं? आपने रोटेट वाला बताया था वो थोड़ा समझ नहीं आया। अभी तो समझाऊंगा, अभी मैं बताया कुछ भी नहीं है, वो अब आगे समझाने नहीं वाला हूं, सर, ठीक है। सेकंड पॉइंट वाला तो 31 डिग्री है, 27 डिग्री ये वाला। ये मैं बोल रहा हूँ कि इनके लिए अभी तक हम एंगल नहीं निकाल पा रहे थे क्लास 10th में, लिमिटेशंस थी हमारी कि हमने क्लास 10th में इनके लिए वैल्यू निकाल नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ एंगल स्टैंडर्ड के लिए निकाल पा रहे थे, लेकिन इनके लिए कैसे निकालेंगे वो आप सीखेंगे आगे, ठीक है। ये बोला है, ध्यान से सुनो आप एक बार में, क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, इसके लिए सबसे पहले एंगल्स के बारे में हमको ध्यान से समझना होगा, उनके नोटेशन, उनकी स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो एंगल्स होते हैं, बताओ एंगल की यूनिट क्या अज्यूम करी आप लोगों ने, यूनिट ऑफ द एंगल, डिग्री एंड रेडियन, विच इज द एसआई यूनिट, Radian. रेडियन इज माय एसआई यूनिट, ठीक है। और अब मुझे एक तो पहली चीज इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है क्या नहीं होता। डिग्री के बारे में अब तक हम पढ़ते आ चुके हैं बचपन से कि अगर मान लो, और शिट, ठीक है, अब तक अपन ने क्या देखा कि अगर मान लो डिग्री के बारे में मुझे सीखना है तो एक सेमी सर्कल में ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, है ना, तो ये डिग्री हो गया, ठीक है। और एंगल आर्क और रेडियस में भी एक रिलेशन हमने देखा है, क्या रिलेशन होता है एंगल आर्क और रेडियस में, एंगल इक्वल टू, बोलो, एंगल इक्वल टू Arc upon radius. आर्क अपॉन रेडियस, वेरी गुड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब ये आर्क की लेंथ, ठीक है, आर मतलब ये रेडियस, और ये मेरा एंगल। तो यहां से जो एंगल आता है वो डिग्री में आएगा कि रेडियन में आएगा, Radian. रेडियन में आएगा, वेरी गुड। अच्छा, इसके डायमेंशन कितने हैं, इसका डायमेंशनलेस, वेरी गुड, डायमेंशनलेस, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, जो डायमेंशन आप पढ़ते हो फिजिक्स में, ठीक है ना, मास आएगा ना एल आएगा ना टी आएगा, तो m0 l0 t0, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यही मेरी ऐसा यूनिट है। अब मुझे रिलेशन डेवलप करना है डिग्री और रेडियन में, किसमें रिलेशन डेवलप करना है, डिग्री और रेडियन में। तो सेम कंसीडर में यहाँ पे एक सेमी सर्कल कंसीडर कर लेता हूँ कि सेमी सर्कल के लिए मुझे डिग्री का एंगल पता ही है। अब सेमी सर्कल में मुझे आर्क लेंथ भी पता है, अगर मान लो इसकी रेडियस आर है तो बताओ सेमी सर्कल की आर्क लेंथ कितनी होगी, बताओ पेरीमीटर कितना होगा सेमी सर्कल का, ये वाला
पाई आर। यार पाई आर आया ना। पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल कितना हो जाएगा पाई आर। अब यहाँ पे मैं अगर फॉर्मूला लगा दूं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस आर आर कैंसिल हो जाता है, एंगल कितना आ जाएगा पाई रेडियन आया ना। ठीक है, तो देखो ये इसमें रिलेशन आ गया। रेडियन में अगर मैं अज्यूम करूंगा तो पाई रेडियन और डिग्री में कितना आ रहा है 180 डिग्री, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन आपको पता ही था पहले से, लेकिन अब ध्यान भी रखना कि पाई रेडियन कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब रेडियन से डिग्री में जाना, डिग्री से रेडियन में जाना आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर 1 डिग्री पूछेंगे तो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो यूनिटरी मेथड लगा देना। 180 में अगर पाई है तो 1 डिग्री में कितना होगा पाई बाई 180। ठीक है, पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 बाई पाई रेडियन, है ना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये आपस में रिलेशन है, सिंपल बेसिक फंडामेंटल, आपको ध्यान होगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लेना आज घर जाके। ठीक है, इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनी गई थी कि भाई अगर एंगल दो रेज है मेरे पास, मान लो ये मेरी इनिशियल रे है, ठीक है, और ये मेरी टर्मिनल रे है, दो रेज है मेरे पास, ये इनिशियल ऐसी थी टर्मिनल ऐसी थी। इन रेज के बीच में कुछ एंगल अगर है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल है 130 डिग्री और ये वाला एंगल है मान लो 50 डिग्री, तो पूछा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। और चार ऑप्शन है मान लो ऐसे, 130 डिग्री, 50 डिग्री, -130 डिग्री, -50 डिग्री। इसमें से कौन सा आंसर आएगा? मल्टीपल चॉइस। 50 डिग्री। सिर्फ 50 डिग्री आएगा? मल्टीपल चॉइस, वन मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है। बताओ क्या आंसर आएगा? 50? सर 50 बोल रहे हैं? नहीं, एक आंसर और आएगा, सोचो। मुस्कान बता रही 50 एंड -130। ओके, एनीवन एल्स? और कोई आंसर इसके अलावा? एंगल बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे, तो एंगल कैसे मेजर करते हैं? बताओ क्या तरीका, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या कन्वेंशन होता है? बताओ जोर से। एंगल को मेजर करने के लिए क्या कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं? इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन तक जाते हैं। हाँ, इनिशियल से टर्मिनल जाते हैं, तो इनिशियल से टर्मिनल में ऐसे भी जा सकता हूँ और इनिशियल से टर्मिनल में ऐसे भी जा सकता हूँ, तो कौन सा सही रहेगा? इनिशियल से टर्मिनल आप तो ऐसे भी तो जा रहे हो ना, इनिशियल से टर्मिनल के बीच में एंगल 130 डिग्री है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इनिशियल से टर्मिनल के बीच में एंगल कितना है 50 डिग्री है, तो कौन सा सही है? 130 सही है कि 50 सही है? 130 और -50 होगा। हाँ, मतलब क्या क्या अजम्पशन मानोगे आप, क्या कन्वेंशन मानते हो? पॉजिटिव लेते हैं ना। वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप क्या लेते हो? पॉजिटिव। याद नहीं आ रहा ये सबको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? बताओ। पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरी क्या रहती है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये हमारा कन्वेंशन होता है कि ऐसा क्यों किया गया, देखो क्योंकि सबका आंसर यूनिक है। अभी आपसे पूछा गया तो सब अलग अलग आंसर दे रहे थे, तो इससे फिर क्या होता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने डिफाइन कर दिया, लेट अस डिफाइन अ कन्वेंशन कि एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव बोल देते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा? इनिशियल से टर्मिनल की तरफ एंगल कितना होगा? बोलो। माइनस का 50। अब देखते हैं, चलो। अब देखो यहाँ इनिशियल से टर्मिनल में ऐसे जा रहा हूं, तो ये डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? -50 डिग्री। ठीक है, अब इधर इधर आ जाते हैं। इनिशियल से टर्मिनल, ये डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? 1। तो आंसर इसका क्या आएगा? ए एंड डी। अब क्लियर हो गया? मैं बहुत सारे ने गलत कर दिया था, अब ध्यान रहेगा ना? आया ना? सर ए वाला तो नहीं आएगा ना, कि वो तो नहीं हुआ ना उनके बीच में। एंगल ही तो है वो भी, भले एक्यूट एंगल से ज्यादा हुआ, लेकिन ये इनिशियल और टर्मिनल के बीच में एंगल ही तो है। देखो ये इनिशियल रहे, ये टर्मिनल रहे, तो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाने में 130 डिग्री घूम रहे ना, कितने डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लेंगे? +130 डिग्री। और ये भी क्या जा रहे हैं हम? इनिशियल से टर्मिनल की तरफ क्लॉकवाइज जा रहे, तो -50 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल ही तो है वो भी, दोनों ही एंगल है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। देखो ये कुछ मैंने एक टेबल यहाँ पे डाल रखी है,
ये स्टैंडर्ड एंगल है जो आपको इधर फिजिक्स वगैरह में भी काम आएंगे। 37 डिग्री, खासकर 53 डिग्री, बाकी तो आपको पता ही है, लेकिन 37, 50, 18 डिग्री कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, तो हो सके तो इनको याद कर लेना। क्लियर है? 18 डिग्री आपने देखा भी होगा, 37, 53 फिजिक्स में बहुत काम आया होगा पहले, आया ना? ठीक है। हाँ, सर। 37 के लिए ट्राइंगल भी बहुत आसान होता है कि अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये साइड होगी 3, ये साइड होती है 4 और ये साइड आ जाती है 5, आया ना? यस और ये 37 तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इनके तीनों वैल्यूज आप ध्यान रख लेना। बाकी 18 डिग्री भी कभी कभी काम आ जाता है, 18 और 36 डिग्री। ठीक है, तो टेबल बना कर रखिए तो नोट्स में, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेना। कुछ ही वैल्यू, ज्यादा याद नहीं करना है। मैं सर्कल कर लेता हूँ कौन कौन सी वैल्यू याद करना जो आसान होगी। 18 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू याद कर लेना। ठीक है, अगर साइन याद होगा तो साइन से कॉस निकाल सकते हो, कॉस से टेन निकाल सकते हो, कोई एक याद होना चाहिए। 36 डिग्री के लिए कॉस वाली याद कर लेना, आसान है। ठीक है, बाकी तो चलो ठीक है, बाकी 37, 53 तो पता ही है आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एंगल के बारे में आपको पता चल गया कि एंगल को मेजर करने का तरीका होता है डिग्री एंड रेडियन। अब अच्छा, डिग्री की भी सब यूनिट्स डिफाइन करी गई थी, बताओ। जैसे मीटर का हम यूज करते, सेंटीमीटर का मिलीमीटर, इस तरह से यूज करते थे। तो डिग्री का क्या होता था? मिनट, आया ना? और मिनट का भी एक और सब यूनिट क्या होता था? सेकंड। वेरी गुड। अच्छा मुझे बता, 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 60 मिनट। वेरी गुड। 1 डैश से डिनोट कर। और 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। ये सबको आता है ना? यस सर। ठीक है, ओके चलो, तो इस पे डिटेल हम नहीं जानेंगे। अब हम जो मेजर काम की चीजें वो ये है कि एंगल के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया 10th तक हमने क्या पढ़ा था और क्या क्या लिमिटेशंस हमारे पास आ रही थी। तो उस लिमिटेशंस को कैसे हटाया गया वो अब समझते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो उन्होंने क्या कंसीडर किया कि उन्होंने बोला लेट अस कंसीडर अ सर्कल, क्योंकि सर्कल एक ऐसी चीज है जिसमें मैं कितना भी घूम सकता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो पॉजिटिव एंगल आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो नेगेटिव एंगल आएगा। अब मेरे को अब कोई डर नहीं है, चाहे कोई कितना भी एंगल क्यों ना पूछे, मैं हर वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे सोचा गया, लेट अस सी दैट। यहाँ पे पहले मैं एक्सिस बना रहा हूँ, ये वाई एक्सिस हो गई सपोज, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, इस एक्सिस पे यूनिट सर्कल कंसीडर किया। यूनिट मतलब 1 यूनिट का सर्कल, अब चाहे वो 1 मीटर लो, 1 सेंटीमीटर लो, एक 1 यूनिट का सर्कल एक कंसीडर किया गया। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस है 1 यूनिट। ठीक है, ये घर पे जाके आप सब कुछ बना लेना, अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। ठीक है, सर्कल की रेडियस में अब बस समझो इसको, कॉन्सेप्ट को। नोट्स तो मैं भेज दूंगा आपको, फिर जो जो काम की चीजें आप उसका शॉर्ट नोट बना लेना। अब देखो ध्यान से, अब किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए सपोज मुझे साइन कॉस और टेन की वैल्यू अगर निकालनी है। ठीक है, तो सपोज किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा मैंने कंसीडर किया कि थीटा के लिए मुझे पता करो कि साइन कॉस टेन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि अच्छा एक चीज और, हम कन्वेंशन में एक चीज ये बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव। और कोई भी एंगल हम कैसे मेजर करते हैं? फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन में आपको बताया गया होगा स्लोप के टाइम पे, है ना, कि अपन कोई भी अगर स्लोप भी निकालते तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अपना एंगल मेजर करते। याद आ रहा है? ठीक है, किसी भी लाइन का स्लोप भी निकालते तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को अपना रेफरेंस मानते हैं और फिर यहां से एंगल असम्पशन मानते हैं। तो यहाँ पे भी मैं थीटा जो मानना है, तो ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, थीटा का एंगल कंसीडर करना है। तो लेट अस टेक अ एंगल थीटा। तो थीटा एंगल पे यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया इस सर्कल पे। तो थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग सर्कल पे कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो, यहाँ तक क्या किया? ठीक है, एक सर्कल मैंने कंसीडर किया यूनिट रेडियस का, और थीटा के करस्पॉन्डिंग मुझे साइन कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने एक थीटा एंगल मेजर किया और उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट निकाला। लेट अस मेक दिस पॉइंट एज पी। अब एक सर्कल पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है, इस जनरल पॉइंट को कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स अज्यूम कर लिया, वाई कोऑर्डिनेट को वाई अज्यूम कर लिया। ठीक है, इसके बाद लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन कॉस एंड टेन। तो उसके लिए मुझे ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल बनाने के लिए मैंने क्या करा, लेट अस मेक द ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में सब चीजें मुझे पता होती है। तो इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया ए। ये मेरा बेस कितना हो जाएगा बताओ? अगर ये x, y है कोऑर्डिनेट, तो बेस की लेंथ कितनी होगी? x। हाँ, और हाइट कितना हो जाएगा? y, आया ना? और ओपी कितना होगा? नहीं, रेडियस 1 है ना, 1 बोलो ना, सबसे आसान। रेडियस कितनी है? 1, आया ना? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग मैंने कंसीडर किया है, उसका बेस हो गया x, उसकी हाइट हो गई y और हाइपोटेन्यूज हो गया 1। अब मुझे कोई पूछता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बताओ इसमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? इस ट्राइंगल की साइन थीटा कितना आएगा बताओ? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन
y आ जाएगा, आया ना। cos थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज X. x by 1, और वेरी गुड। और यहाँ tan थीटा Y by X. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपको अब एकदम याद कर लेना है, जनरलाइज क्या याद कर लेना है, क्या कि किसी भी ट्राइंगल, किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग यूनिट सर्कल मेथड में जो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे क्या देगा, बताओ एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा, cos थीटा, है ना। उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या देगा, Sin theta. sin थीटा। और y का और x के साथ रेशियो ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा, है ना। ठीक है, साइन पता है, cos पता है, tan पता है, तो बचे हुए तीन तो अपने आप ही आ जाएंगे। क्लियर है सबको, बचे हुए तीन तो अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली, और ये आपको याद रखना, इस चीज को मैं बार बार यूज करूंगा कि सर्कल के किसी भी जनरल पॉइंट पे, सर्कल किसी भी जनरल पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो मुझे क्या देता है, बोलो, cos थीटा। सब लोग याद कर लो इस चीज को, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल के किसी भी जनरल पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट मुझे क्या देगा, cos थीटा। y कोऑर्डिनेट क्या देगा, Sin theta. sin थीटा। और tan, और इन दोनों का रेशियो आपको दे देगा tan थीटा, राइट। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, आगे पूछता रहूंगा बार बार, x कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, y कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा। याद रखने का तरीका क्या है, देखो पहले अपन x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में अपन y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और अल्फाबेटिकली पहले cos आता है बाद में sin आता है, ऐसे याद रख लेना। पहले x बाद में y, और अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, cos, और बाद में कौन आता है, sin। ठीक है, अब मुझे कोई बोलेगा अच्छा ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, अब मैं किसी भी एंगल के लिए निकाल सकता हूँ। सपोज मेरे को कोई भी एक रैंडम एंगल कंसीडर करना है, फॉर एग्जांपल 22 डिग्री, क्या बोला 22 डिग्री, और मैंने पूछा कि ज्योमेट्रिकली सारी वैल्यू आप निकाल के दिखाओ। 22 डिग्री के लिए मुझे पता करो कि sin 22 डिग्री कितना होगा, cos 22 डिग्री कितना होगा, और tan 22 डिग्री कितना होगा, ये मुझे पूछा गया। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इसको ज्योमेट्रिकली निकालने का तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से। एक्सिस बने, एक सर्कल ड्रॉ करूंगा यूनिट रेडियस का, ठीक है। अब क्या करूंगा बताओ, अगर 22 डिग्री के लिए निकालना है तो बताओ क्या करें, अब क्या करें। 22 डिग्री के लिए साइन, कॉस और tan की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या करें ज्योमेट्रिकली निकालने के लिए, 22 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन। हाँ 22 डिग्री एंगल पे एक एंगल निकाल लो, एक लाइन बना दो, कितने एंगल पे 22 डिग्री, ये तो बना सकते हो ना, डी से, आप डी से एंगल मेजर कर सकते हो 22 डिग्री, हाँ है ना। यस सर। बोलो, ठीक है। अब ये लाइन कहीं ना कहीं सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी किसी ना किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो वहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दो और इधर ड्रॉप कर दो, ठीक है। मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया अगेन P, इसको नाम दे दिया और ये A। तो क्या आप ये PA लेंथ मेजर कर सकते हो स्केल से, है ना। PA लेंथ मेजर कर सकते हो स्केल से। मान लो ये A, फॉर एग्जांपल ये लेंथ आ रही है A, ये भी लेंथ मेजर कर सकते हो स्केल से। मान लो ये लेंथ आ रही है B, है ना, ठीक है। तो ये A लेंथ है, ये B लेंथ, और ये हाइपोटेन्यूज आपको पता है ये 1 के बराबर है। तो अब मैं पूछूं बताओ sin 22 कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, B, A, है ना। तो cos 22 मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब cos 22 मतलब x कोऑर्डिनेट, sin मतलब y कोऑर्डिनेट, और इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 10। तो मुझे A की लेंथ पता है, स्केल से मेजर कर लूंगा, B की लेंथ पता है, और इनका रेशियो भी पता, तो मैं क्या ये वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, है ना। बोलो, तो अब आपको कोई भी पूछे कि भाई ज्योमेट्रिकली क्या भी निकाल सकते हो आप, चाहे कैसा भी एंगल हो, मैं बस सर्कल ड्रॉ करूंगा, उतना एंगल मेजर करूंगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट मेजर कर लूंगा, वाई कोऑर्डिनेट मेजर कर लूंगा, और मुझे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। यस सर। यूनिट सर्कल एक तरीका होगा, मतलब थ्योरेटिकली कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां सब करने का प्रैक्टिकली मौका निकालना पड़ेगा, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। थ्योरेटिकली आप किसी भी रैंडम एंगल के लिए कोई वहां पे पाइथागोरस या ट्रायंगल से हर बार बना नहीं सकते। आपने 30 और 60 के लिए आसान था जो बना के मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अगर मान लो कोई भी रैंडम एंगल पूछे 22 डिग्री, 23 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, तो आपको इसे ज्योमेट्रिकली निकालना पड़ेगा। क्लियर है, ये तो खैर बात की चीज है, आपको एग्जाम में ऐसा चीज पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकाला जा सकता है ना। बोलो, यस आपको वो एग्जाम में ड्रॉ नहीं करवाएंगे, ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम निकाल, कोई अगर आपसे कल से पूछता है अच्छा बताओ मुझे अगर मान लो थीटा 28 डिग्री के लिए निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आप बता सकते हो कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, क्लियर है सबको यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अब यहां तक हमने ये सीख लिया कि किसी भी सर्कल के लिए, किसी भी यूनिट सर्कल के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी, किसी भी रैंडम एंगल थीटा के लिए मेरे को उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ क्या देगा,
बोलो Cos- एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा Cos cos थीटा cos theta और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा sin sin थीटा। बहुत बढ़िया। अब मेरे को सारी चीजें मैं अब सारी डिराइव कर सकता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे, अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे पॉइंट एज्यूम करता हूँ, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा पॉइंट ए का इस सर्कल पे। cos 1,0 theta हाँ 1,0 यूनिट सर्कल है ना, हाँ है ना, yes sir रेडियस 1 है तो ये 1,0 होगा। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,1। सी का कोऑर्डिनेट -1 0 और डी 0 -1 0 माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ थीटा अगर मैं 0 डिग्री कंसिडर करूं तो 0 डिग्री वाला पॉइंट कहां पे आएगा ए बी सी डी ए पे ए पे आएगा। वेरी गुड। एक एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट बी है। एक्स कोऑर्डिनेट मुझे क्या देता है cos के साइन, cos वाई कोऑर्डिनेट क्या देता है sin साइन। यहां से मैंने क्या देख लिया कि साइन cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1 और साइन 0 डिग्री कितना आएगा 0, हाँ है ना। 0 ये पढ़ा था हमने आज तक कि cos 0 कितना होता है 1 और साइन 0 होता है कितना 0। क्लियर है सबको, बोलो यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और मुझे बताओ पॉइंट ए पे और कौन कौन से एंगल आएंगे। एक तो एंगल आपका आगे 0 डिग्री, पॉइंट ए पे एक तो एंगल आएगा 0 डिग्री। अगला एंगल कौन सा आएगा, इस पूरा को 360 डिग्री रोटेट करो तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, वापस यहाँ पे आने में कितना रोटेट करना पड़ेगा 360 डिग्री, हाँ है ना। 360 मतलब कितना 2 पाई, बोलो यस सर। ठीक है। तो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से एंगल आएंगे, पहला एंगल तो आएगा 0, फिर कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कल कर दोगे तो वापस कितना आ जाएगा 2 पाई। 2 पाई के बाद बताओ अगला एंगल कौन सा आएगा 4 पाई 4 पाई। 4 पाई अगला 6 पाई, है ना। मतलब बेसिकली क्या आ रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। और इन सारे पॉइंट ए पे हमेशा cos कितना होगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट सॉरी x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ cos ऑफ 2n पाई कितना होगा बताओ 0 और sin 2n पाई कितना होगा, सॉरी cos 2n पाई कितना होगा, सॉरी 1 और sin 2n पाई कितना होगा 0 होगा। क्लियर है सबको, क्योंकि पॉइंट ए पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 1 होगा, x मतलब cos थीटा, मतलब cos जितने भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई होंगे उन सब के लिए cos की वैल्यू 1 होगी और sin की वैल्यू कितनी होगी 0। क्या ये बात समझ में आती है, यस सर। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं यहाँ पे पॉइंट इसके अपोजिट वाले एक पॉइंट पे, ठीक है। इसको नहीं समझ में आया तो पूछते रहना और फास्ट लगे तो भी बता देना। पॉइंट सी पे एंगल बताओ, सबसे पहला एंगल क्या आएगा सब पाई 180 पाई आएगा, पाई। वेरी गुड। फिर 180 डिग्री यहाँ पे पहला पाई आ गया, फिर वापस से दो रोटेशन करोगे तो अगला एंगल कितना आएगा 3 पाई 3 पाई। फिर अगला आएगा 5 पाई। सब में 2 पाई ऐड कर देंगे, हाँ है ना। 2 पाई ऐड करते जाओगे तो सारे एंगल मिलते जाएंगे। तो पॉइंट सी पे एंगल कैसे आ रहे हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। कैसे एंगल आ रहे हैं odd multiple of ऑड pi. मल्टीपल ऑफ पाई। वेरी गुड। और यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है -1 -1, 0। तो यहाँ से मैं एक और चीज वापस ये बोल सकता हूँ कि cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा कितना आएगा -1 और साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कितना आएगा 0 तो यहाँ पे मैंने ये देखा भाई चाहे साइन यहाँ पे और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और एक्स एक्सिस पे एंगल कैसे होते हैं एन पाई, है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो साइन ऑफ एन Yes, पाई sir. जनरलाइज तरीके से मैं हमेशा के लिए क्या बोल दूंगा साइन एन पाई कितना आएगा, बोलो बोलो 0 अरे साइन एन पाई 0 क्लियर है ना सबको, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और वाई मतलब साइन, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कौन होगा बोलो साइन थीटा। क्लियर है सबको, Yes, sir. ठीक है। और वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा X coordinate. एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कौन Cos. एक्स मतलब कौन cos थीटा। वेरी गुड। यहाँ पे 1 होगा साइन मतलब सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब मेरा cos और वाई एक्सिस पे एंगल कैसे होते हैं Pi by 2 के multiple. पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल, हाँ है ना, मल्टीपल नहीं, पाई बाय 2 के कैसे मल्टीपल बोलो Odd multiple. ऑड मल्टीपल ना, क्योंकि पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल हुआ तो वो तो पाई बन जाएगा, ठीक है। तो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल के लिए पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल के लिए हमेशा cos की वैल्यू कितनी आएगी 0
जीरो आएगी, क्योंकि हम आपको पता ही है कॉस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है मेरा, जीरो होता है। दोनों ही पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, जीरो होता है ना। तो हमेशा पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। क्या है बात, सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड चीजें, आई थिंक आपको लॉजिक भी क्लियर होगा कि साइन ऑफ एन पाई, चाहे पाई कैसा भी हो, हमेशा आंसर जीरो आएगा। कॉस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ ये जीरो आएगा। कॉस के लिए ऑड मल्टीपल है तो -1 आएगा, इवन मल्टीपल है तो +1 आएगा। ठीक है, चलो अब रैंडम थोड़ा सा रैंडमली एंगल पूछता हूँ। 7 पाई बताओ, 1 - 1 कितना आएगा? जीरो आएगा। जीरो। कॉस 6 पाई, 1 कॉस 11 पाई, माइनस साइन 7 पाई बाय 2, ऑफ कोर्स ना पाएगा। बताओ सर चलो 1 इसके बारे में सोचते हैं। चलो मुझे बताओ कॉस 7 पाई बाय 2, कॉस 7 पाई बाय 2 जीरो। वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़ा सा आप एंगल के बारे में देख लेते हैं। एंगल्स आपको बाय हार्ट पते होने चाहिए, कौन सी एक्सिस पे कौन सा एंगल आएगा। सबसे पहले मुझे बताते जाओ, ये एंगल एकदम रटा होना चाहिए, तो इससे कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होगी, ध्यान रखना। यहाँ पे पॉइंट ए पे बताओ कौन से एंगल आते हैं, थीटा, जल्दी से 0 1 3 6 जनरलाइज फॉर्म में 2 पाई 2n पाई। बहुत बढ़िया, ये अब रटा होना चाहिए। इस एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एंगल मेरा कैसा आएगा, 2n पाई। ठीक है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हमेशा सारे थीटा कैसे आएंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n + पाई। 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ ऊपर और नीचे याद करने के लिए एक तरीका ऐसे याद रख लेना, इसके लिए अपन जनरलाइज भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं निकाल पाओ तो ऐसे याद रख लेना कुछ स्टैंडर्ड एंगल। सबसे पहला एंगल कौन सा होगा, पाई बाय बोलो? 5 पाई by बाय 2 2। और इधर का सबसे पहला एंगल कौन सा होगा? -5 by 2। हाँ, पहला एंगल ऐसा एंटी 3 पाई क्लॉकवाइज बाय 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय वेरी गुड। अब मुझे इसका अगला एंगल अगर निकालना तो क्या तरीका होगा अगला पता करने के लिए? सर 2 पाई। वेरी गुड, 2 पाई इसमें ऐड कर दो, बहुत बढ़िया। तो 2 पाई अगर इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 + 2 पाई। बताओ, बोलो जल्दी से, एलसीएम लोगे? 5 by 2। 5 पाई बाय 2। 5 पाई। वेरी गुड। इसको शॉर्ट में और याद रखने का तरीका क्या है, इसमें न्यूमरेटर में जितने भी पाई के कोएफिशिएंट है ना, उसमें 4 ऐड करते जाओ। देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना था, 1 1 + 4 कितना हो गया, 5 5 + 4 कितना होगा, 9 9 + 4 कितना होगा, 13। ऐसा चलता जाएगा। पहला अगर पता है उसमें 4 ऊपर ऐड करते जाओ, न्यूमरेटर में 4 4 ऐड कर दो, यहाँ पे भी सेम 4 ऐड करो। 3 पाई बाय 2 के बाद अगला कौन सा आएगा, 7 पाई बाय 2। 4 और ऐड कर दोगे तो 11 पाई बाय 2। 4 और ऐड कर दोगे तो 15 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। आया ना, क्लियर है? जल्दी से, वेरी गुड। यहाँ पे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरा 1, 0, यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, 0, और यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -1। अब मुझे बता दो साइन ऑफ 7 पाई बाय 2 कितना होगा, ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है, -1। ठीक है, नीचे आ रहा है तो नीचे का एंगल हमेशा कितना होगा, -1 होगा। क्लियर है सबको? बोलो बोलो जल्दी से। यस सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज और पता चल गई है कि cos थीटा जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, साइन थीटा जो होता है वो होता है मेरा वाई कोऑर्डिनेट। अब इनके साइन कन्वेंशन भी आसानी से निकाल सकता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लो, साइन कन्वेंशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव आया ना। सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे पॉजिटिव? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट एंड फोर्थ। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना? बोलो यस सर। आपको पता ही है ऑलरेडी, फिर भी y कोऑर्डिनेट बताओ कहाँ पे पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। तो साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अब tan जो होता है cos x y बाय x होता है,
तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों नेगेटिव होंगे तो जाके पॉजिटिव होगा, है ना? या फिर दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो तो जाके पॉजिटिव होगा tan थीटा। तो tan दोनों पॉजिटिव कहाँ पे x और y? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना? और दोनों नेगेटिव कहाँ पे हैं? थर्ड। तो tan जो होगा वो यहाँ पे होगा। और आपको पता भी है बचपन से आप रट के आए हो ASTC, है ना? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव। क्लियर है सबको? Yes, sir. बहुत ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर मतलब फास्ट हो रहा है? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एक चीज देखी कि थीटा के करस्पॉन्डिंग मैंने पता कर लिया। अब पूछते हैं बहुत सी बार माइनस थीटा के करस्पॉन्डिंग। माइनस थीटा कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा माइनस थीटा? या अगर थीटा है तो माइनस थीटा कहाँ पे होगा? सर फोर्थ क्लॉकवाइज माइनस थीटा होगा, है ना? ये कितना हो जाएगा मेरा? माइनस थीटा। इसी पॉइंट्स के जस्ट नीचे वाला पॉइंट आ जाए। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है, तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x माइनस x y। तो हाँ x तो सेम ही रहेगा। वेरी गुड, x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा। फोर्थ में y क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना? बोलो। तो यहाँ पे मैंने देखा cos थीटा जो होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, वो फर्स्ट और फोर्थ में क्या हो रहा है? सेम। तो इसका मतलब cos थीटा के लिए वैल्यू निकालो या cos ऑफ माइनस थीटा के लिए वैल्यू निकालो, दोनों से आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। और साइन मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा? साइन थीटा का y कोऑर्डिनेट ऑफ माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, है ना? लॉजिकली समझ में आ रहा है सबको? और tan इनका रेशियो होता है तो रेशियो भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये चीज, तीन चीज आप ध्यान रखना, साइन थीटा और वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। तो साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होगा, और cos कितना होगा? सेम रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिवली cos की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। सही है? बोलो। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी को ऊपर से जाए कुछ नहीं समझ में आए तो अनम्यूट करके पूछ लेना। नाउ नेक्स्ट, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हमने 10th में पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मतलब हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये रटा हुआ था कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है? बोलो। cos थीटा होता है। और cos ऑफ 90 माइनस थीटा? साइन थीटा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा? और थीटा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है, cos का साइन होता है, tan का cot, cot का tan, और sec का cos sec। ये कैसे आया? एनीवन? क्यों होता है ऐसा? ये तो 10th में पढ़ा था हमने। आसान है, दो तरीके हैं इसको समझने के। ट्राइंगल कंसीडर कर लो, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा? 90 बताओ। माइनस 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। ये ट्राइंगल है, मान लो ABC, बस हो जाएगा। इसको मान लो सी साइड दीजिए, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दीजिए B। इस ट्राइंगल में बताओ मुझे cos थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल से? cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना? तो बेस कितना है? A, हाइपोटेन्यूज कितना है? B, तो A बाई B। इसमें अगर मैं पूछता साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होगा? अगर साइन का 90 में ये एंगल कंसीडर करना है तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये कौन होगा? परपेंडिकुलर, है ना? जो एंगल कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ये पता है कि नहीं पता है? स्टार्टिंग में बताया, हमेशा याद रखना, जो भी एंगल कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा? a by b। A बाई बी। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, हाँ है ना? बोलो बोलो। तो cos थीटा की वैल्यू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की क्या होगी? बराबर होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे बताओ। अगर सपोज ये एंगल है सपोज ट्राइंगल कंसीडर ABC, ये मान लो 6, 7 और मान लो 9, रैंडम कोई कंसीडर किया है। मुझे बताओ साइन ऑफ A कितना होगा? एक पूछ लेता हूँ कभी। 6 upon 9। वेरी गुड। और cot ऑफ A?
7/6। 7/6 वेरी गुड, आता है मतलब, ठीक है, क्लियर सबको? तो ये कैसे आया ये भी समझ में आ गया, याद रख लोगे? बोलो। यस सर। ठीक है, अब आगे हमेशा के लिए याद रखना कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब जब भी 90 डिग्री का एंगल आए, मतलब π/2 के मल्टीपल आए, साइन कन्वर्ट हो जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री में 19, मतलब बेसिकली π/2 के ऑड मल्टीपल अगर आते हैं एंगल्स के अंदर इस तरह से, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कॉस में, tan कन्वर्ट हो जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कॉट में, और sec कन्वर्ट हो जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कौन सी चीज कहाँ पे पॉजिटिव होती है कहाँ पे नेगेटिव होती है ये भी आपको पता चल गया, ASTC, और कहां पे कौन सा एंगल होता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ऊपर ये होता है नीचे ये होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना क्योंकि अब इसको मैं यूज करूंगा आगे वाले कॉन्सेप्ट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब cos थीटा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब sin थीटा। ठीक है, चलो अब किसी भी रैंडम एंगल के लिए, किसी भी हायर एंगल के लिए अगर मुझे स्टैंडर्ड एंगल जैसा ये π/2 का या पाई का मल्टीपल टाइप से कोई एंगल हो, मान लो उसके लिए मुझे कुछ भी साइन कॉस या tan की वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टाइप से कोई एंगल है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं फॉर साइन ऑफ 13 π/3, इस तरह का कोई वैल्यू ले लिया, मान लो ले लिया को tan ऑफ 29 π/6। इन टाइप्स के एंगल के लिए इनके साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू क्या होगी ये मुझे अगर पता करना है तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले वो सीख लेते हैं। पहली चीज इसके लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए कि साइन कन्वेंशन ASTC, ये पहला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट कि कौन सा एंगल कहाँ पे होते हैं। यहाँ पे आपको पता है होते हैं 2n पाई, यहाँ पे होता है आपका 2n+1 पाई, और यहाँ पे आप निकाल सकते हो π/2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो 3π/2 एंड सो ऑन, क्योंकि सब में 4 ऐड करोगे तो ये दो चीज आपको पता चल गई। एंड थर्ड चीज एक और पता चल गई कि कॉम्प्लीमेंट्री के केस में π/2 का अगर केस आया तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा tan में, सॉरी हाँ कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ठीक है, और tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, ये आपको पता चले। अब इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि सपोज अगर मुझे कोई बोलता है कि कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस या tan, उसमें पाई का मल्टीपल हो और प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई कुछ भी हो, यहाँ पे अगर पाई का मल्टीपल है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे रहेगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे रहेगा थीटा के टर्म्स में, या तो प्लस थीटा होगा या तो माइनस थीटा होगा, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे साइन रहेगा तो साइन रहेगा, मतलब सेम, कोई चेंज नहीं होगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इधर साइन है तो इधर भी साइन आएगा, इधर tan है तो इधर भी tan आएगा, इधर cos है तो इधर भी cos आएगा। कब? जब पाई का मल्टीपल हो यहाँ पे। तो सेकेंड कि यहाँ पे मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यहाँ पे प्लस माइनस थीटा कुछ भी हो, तो हमेशा अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो ये चेंज हो जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री में। किसमें चेंज हो जाएगा? अपने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री में थीटा टाइम्स में चेंज हो जाएगा, आगे या प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। ठीक है, ये चीज दो चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लस माइनस डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहली चीज। और अगर यहाँ पे π/2 को ऑड मल्टीपल हुआ तो चेंज हो जाएगा, पाई का मल्टीपल हुआ तो सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो देखो ध्यान से। ऐसा क्यों होता है ये भी यूनिट सर्कल मेथड से आप ट्राइंगल में देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट समझना, कोई भी रैंडम एंगल सपोज मैं कंसीडर करता हूँ 17 π/4, ठीक है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि π/4 का कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल और π/4 पे वैल्यू मुझे पता, तो मैं इसकी वैल्यू भी आसानी से निकाल सकता हूँ अगर वो कॉन्सेप्ट मुझे पता है। इसको करने का तरीका ध्यान से समझो। एक बहुत अच्छा तरीका जो मुझे सही लगता है, क्या करा करो, सबसे पहले नीचे 4 दिया हुआ है तो ऊपर भी 4 की टेबल के मल्टीपल के टर्म्स में इसको तोड़ दो। 4 की टेबल में 17 के पास सबसे पास कौन आता है? 16 आता है। तो 17 को तोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा? 16 पाई प्लस पाई। हमेशा ध्यान रखो नीचे जो भी टर्म दी हुई हो उसका मल्टीपल सोचो, उसके मल्टीपल के आसपास जो भी नंबर आ रहा है वो लिख दो। तो 17 पाई को लिखने का तरीका कर दिया 16 पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 4, है ना? ठीक है, अब इसको आप 4 से अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा? 4 पाई प्लस पाई बाय 4। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे पता पाई का मल्टीपल है कि π/2 का मल्टीपल है? पाई का मल्टीपल है। तो साइन का साइन रहेगा, साइन का साइन रहेगा कि कॉस में बदल जाएगा? साइन का साइन रहेगा, वो एंगल आगे रह जाएगा। अब या तो वैल्यू प्लस में होगी या तो वैल्यू माइनस में होगी, यह पता करना है। और ये पता करने का तरीका क्या होगा कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट और सेकंड में हुआ तो पॉजिटिव लेंगे, इसके अलावा हो तो नेगेटिव लेंगे। तो कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखो, 4 पाई कहाँ पे आता है ये सोचो सबसे पहले। 4 पाई कहाँ पे आएगा?
4 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आया ना। 4 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, अभी बताया था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 4 पाई प्लस थीटा, प्लस कर रहे मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और चल देंगे। देखो यहाँ से घूमते 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 4 पाई यहाँ तक आ गया। अब प्लस और आगे जाना तो एंटी क्लॉकवाइज में और आगे बढ़ोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो आप कौन सा लोगे, पॉजिटिव लोगे। नेगेटिव रिजेक्ट कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, sin π/4 के बराबर, जो कि मुझे पता है 1/2 आया ना। यस सर। हाँ बोलो। सर। ठीक है, तो यही तरीका अपनाना हमेशा। पहले न्यूमरेटर को ब्रेक कर देना डिनोमिनेटर के मल्टीपल्स के टर्म में, अलग अलग कर देना, देख लेना कौन सा क्वाड्रेंट है। अगर पाई का मल्टीपल रहा तो सेम रहेगा, π/2 का मल्टीपल रहा तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से लगा देना साइन प्लस या माइनस। ठीक है, तो थोड़ा क्वाड्रेंट में अपन खेल लेते हैं। एक सेकंड, स्लाइड ऐड करता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, एनीवन बोलो। ठीक है, आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा ब्लैंक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सर साइन वाले एंगल को जनरलाइज कर सकते हैं ना, साइन वाले एंगल को कैसे जनरलाइज कर सकते हो मतलब जैसे ये 2n पाई करके हमने इनके लिए किया हाँ, था। वो तो सिर्फ आप तभी कर सकते हो जब वो एक्सिस पे लाई करे, रैंडम थोड़ी कर सकते हो। जैसे मान लो ये था 17 π/4, π/4 का मल्टीपल था, इसको मैं जनरलाइज थोड़ी कर सकता हूँ। मैं किसको जनरलाइज कर सकता हूँ कि जब मेरा एक्सिस पे होगा। अगर एक्सिस पे होगा जैसे 2n पाई हो या फिर n पाई हो, तो साइन n पाई तो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये तो मैं बता ही रखा ऑलरेडी, है ना। हाँ और सर। कॉस के केस में क्या याद रखोगे, कॉस ऑफ 2n + 1 π/2 कितना होगा, बोलो। 0। कॉस 2n पाई कितना होगा, 1। और कॉस 2n + 1 पाई कितना होगा, -1। बस ये जनरलाइज आप कर सकते हो क्योंकि ये सारे पॉइंट एक्सिस पे लाई करते हैं। लेकिन अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई नहीं करे, कहीं पे भी मिडिल में लाई करेगा, तो उसके लिए आपको तो तरीका निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कुछ एंगल्स में आपको रैंडमली पुट अप कर रहा हूँ, मुझे बताना कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं अगर ये पूछता हूँ 7 पाई प्लस थीटा, बताओ थीटा का एक्यूट एंगल है, कौन सा क्वाड्रेंट है? गलत सर थर्ड। 7 पाई प्लस थीटा, तो कैसे सोचोगे? 7 पाई कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव एक्सिस पे? नेगेटिव। प्लस थीटा जाना तो नीचे जाओगे ऊपर जाओगे, प्लस करना है नीचे, एंटी क्लॉकवाइज। प्लस मतलब देखो, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नीचे जाओगे। नीचे मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। यस सर। बोलो जल्दी से। ठीक है, ये एंगल पता हो जाना चाहिए फटाफट। नेक्स्ट मान लो लिया 13 पाई माइनस थीटा, बताओ सेकंड क्वाड्रेंट। 16 पाई माइनस थीटा, अपने बैकग्राउंड को अनम्यूट करो, बैकग्राउंड वाले को, लोगों को बोलो थोड़ा धीरे बोले। बताओ ये कौन सा एंगल आएगा, फोर्थ। बहुत बढ़िया। थर्ड क्वाड्रेंट। 7 π/2 आपको पता था ये वाला आएगा। माइनस थीटा मतलब पीछे आ जाओगे, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। क्लियर सबको? ठीक है, क्वाड्रेंट पता होगा तो सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। अब निकालते हैं एक एक करके। मान लो कोई भी रैंडम एंगल ले लिया मैंने, 27 π/6, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सब लोग ट्राई करो अपने अपनी कॉपी में, मैं सारे क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ। इन तीनों की वैल्यू कितनी आएगी चेक करो। बताओ आगे आंसर सबका। सर फर्स्ट का फर्स्ट 1। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट वाला कितना आ रहा है, 1/,
1 आ रहा फर्स्ट का आंसर? So 1/2. हाँ सर, 1 आ रहा है। 1, ठीक है। और सेकंड का आंसर? -1/√2। -1/2. थर्ड का आंसर? 1/√3। 1/2. 1/3. ओ, चलिए चेक कर लेते हैं, सब लोग सीखो कैसे निकालना है, देखते हैं, चेक करते हैं। सर √3 आएगा तो थर्ड में। रूट 3 आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये तो 3 के टेबल में कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 है ना, 3 9 जा, सबको क्लियर है? 9π/2, साइन ऑफ 9π/2, 9π/2 कहाँ पे आएगा, ऊपर के नीचे? देखो ऊपर कैसे आएंगे, 1 कोफिशिएंट कैसे आएंगे, 1 आएगा, 1 के बाद आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 9, तो ऊपर आ जाएगा, हाँ है ना, ऐसे याद रख ले। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? ये π/2 के कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, ऊपर वाली एक्सिस पे π/2 के कोफिशिएंट क्या होंगे, पहला π/2, फिर 5π/2, फिर 9π/2, ऊपर मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगले वाले को देखते हैं, इसको 4 की टेबल में 21 के आसपास क्या आता है, 20 आता है, तो 20π + π/4 अलग अलग कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 5π + π/4, 5π + थीटा, 5π कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, -1/√2, हाँ है ना। हाँ सर। ठीक है, अगला वाला 3 की टेबल में इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते, तो 10 ऑफ 3π के 3 की टेबल में कौन आता है सबसे पास, 54, 54, तो 54π - π/3 अलग अलग कर लोगे तो 10 ऑफ, ध्यान रखना अपन कोशिश करते हैं एक्यूरेट, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 18π, 18π - π/3, 18π - थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। 18π कहाँ पे आएगा आपको पता ही, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आता है, माइनस थीटा करोगे तो कहाँ पे आ जाओगे, पीछे क्लॉकवाइज, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, तो पीछे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो -10 π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब -√3 आया था यार, क्या गलती कर दी थी, सर 10 तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना। हाँ 10 का फोर्थ में पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव तो फोर्थ थर्ड में होता है, थर्ड में होता है। क्लियर है सबको ये? हाँ सर। Yes sir. ओके, बाकी लोग सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। यस सर। Yes sir. ओके ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीजें थी जो आपको निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, सब रैंडम चीजें जो बेसिक बेसिक चीजें फंडामेंटली आपको कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत यूज होगी, ये आपको मैंने निकालना सिखा दिया तरीका। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, क्या निगेटिव होता है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, एक तो इनके ग्राफ, ग्राफ बाय हार्ट याद होने चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको एकदम रटा होना चाहिए। एक काम करो, लेट अस सी, सब लोग ट्राई करो, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, साइन कॉस टेन और उनके तीनों 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ बनाओ अपनी कॉपी में सब लोग, और उसके अंदर उसकी डोमेन और रेंज भी बता देना, ग्राफ के साथ साथ वहां पे लिख देना उसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। सब लोग ट्राई करो, करोगे, बोलो हेलो, यस सर। ठीक है, करो कॉपी में ट्राई। बना लिया, हेलो, तो बना रहे हो? Yes.
ठीक है, आई थिंक अब तक बना लिया होगा, तो क्रॉस चेक कर लो कैसे कैसे बने कैसे नहीं बने। ठीक है, साइन थीटा अपनी कॉपी में चेक कर लेना, पता ही होगा, बहुत बार यूज किया है इसको अपन ने। ठीक है, कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 के बीच में। और तो इसकी डोमेन बताओ, डोमेन बताओ, ऑल रियल नंबर, वेरी गुड। और रेंज -1 -1 to 2, बहुत बढ़िया। सेम कॉस भी ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से start होता है। ठीक है, इसकी भी वही सेम चीज कहानी, डोमेन एंड रेंज इसकी भी क्या होती है, सेम होती है। टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो जहां जहां पे भी कॉस नॉट 0 होगा वहां पे ये नॉट डिफाइन होगा। साइन टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, कॉस कहां पे 0 होता है, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस पे। कॉस कहां पे 0 होता है, कॉस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है, वाई एक्सिस पे। एक्स कोऑर्डिनेट कहां पे 0 होता है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे मतलब एंगल कैसे होंगे, π/2 के ऑड मल्टीपल, तो π/2 के ऑड मल्टीपल पे मेरा कॉस हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो π/2 पे पहले वर्टिकल लाइन कर दो कि यहाँ पे मेरा ग्राफ टच नहीं होना चाहिए। जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल है वहां पे ग्राफ कभी भी टच नहीं हो सकता। तो π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2। ठीक है, बाकी जितने पाई के मल्टीपल वहां पे 0 होगा क्योंकि साइन वहां पे 0 होता है। तो पाई के मल्टीपल पे 0, पाई, 2π, यहाँ पे क्या होगा, 0। ठीक है, अब आपने बना दिया होगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन होता है, -∞ से ∞ इस तरह से जाता है, ऐसे ही बनाया था। डोमेन बताओ, रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 वेरी गुड। और रेंज ऑल रियल नंबर ऑल रियल, बहुत बढ़िया। सेम देखो, कॉट का होता है, सेक का होता है, कोसेक का, तीनों बनाऊं कि बना लोगे, बना लिया, बताओ, बोलो। सर कोसेक देखो कोसेक का सिखा देता हूँ। देखो कोसेक थीटा का कभी भूल जाओ तो कैसे याद रखना है, कोसेक मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन थीटा जहां जहां पे भी 0 का वहां पे नॉट डिफाइन होगा, तो साइन थीटा कहां पे 0 होता है, सैन पाई। n पाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे जितने भी n पाई होंगे वहां पे मेरा कोसेक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। इसकी डोमेन और रेंज बता दो, डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, हाँ है ना, एंगल। ठीक है, और रेंज, अब y ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती तो हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, हाँ है ना, ये समझ में आ रहा है, बोलो। ठीक है, अब बस, तो जहां जहां भी पाई के मल्टीपल होंगे वहां पे नॉट डिफाइन होगा, तो पाई के मल्टीपल पे डॉटेड लाइन बना, तो एक तो 0 होगा, फिर अगला क्या आएगा, पाई, फिर अगला क्या आ जाएगा, 2π। यहाँ पे मेरा ग्राफ टच नहीं करेगा और 0 पे भी टच नहीं करेगा। ठीक है, फिर इधर भी -π, इधर भी -2π, इन सब पे मेरा ग्राफ टच नहीं कर सकता। दूसरी चीज, -1 से 1 के बीच में इनकी वैल्यू नहीं होगी, तो -1 से 1 भी अपन बना देते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ग्राफ हमेशा -1 से 1 के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, ये -1 से लेके 1 के बीच, मतलब इस रीजन में मेरा ग्राफ कभी भी नहीं आएगा। और जो π/2 के ऑड मल्टीपल है, तो वहां पे मेरी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे मेरा पहला एंगल आएगा π/2, तो π/2 पे sin π/2 1 होता, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। फिर अगला आ जाएगा 3π/2, तो 3π/2 पे कितना होता है, -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे एक तो इंफिनिटी पे जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू किसी होगी 1, जैसा कप शेप टाइप होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन कर दोगे, तो ये पहला शेप आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी इंफिनिटी से इधर जा जाएगा। आप क्लियरली देखोगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव, तो नीचे। अब पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो जैसा यहाँ बन रहा है एक एक करके वैसे बनाते जाओ, एक नीचे फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे फिर एक ऊपर, हाँ है ना, क्लियर सबको, बोलो। सर, बना लोगे ना ऐसा, कभी भी आएगा तो। यस सर। ठीक है, और भूल जाओ ना तो एक और शॉर्ट तरीका है, देखो मान लो सेक थीटा का याद करना, अगर तो सेक थीटा का अगर बनाना हो ना, तो सबसे क्या करो, कॉस का बना लो पहले। कॉस का तो आपको याद ही रहता है, तो कॉस का बना लेते हैं। ठीक है, अब इसकी मदद से सेक थीटा भी बन जाएगा। देखो ध्यान से, पहली चीज, तो सेक थीटा भी इसके बीच में तो आएगा नहीं, मतलब -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है,
अब देखो cosec थीटा का बनाना है तो देखो जहां पे cos 1 होगा वहां पे sec भी 1 होगा, तो ये पॉइंट तो इनका कॉमन होगा, ये पॉइंट तो इनका क्या होगा, कॉमन होगा, है ना। cosec थीटा और sec थीटा का ये पॉइंट क्या होगा, कॉमन, क्योंकि जहां पे वो 1 होगा ये भी 1 होगा, वो -1 होगा ये भी -1 होगा। बस इसी के ऊपर ऐसे कब बना दो, इसके ऊपर एक कप बना दिया, इधर एक कप बना दिया ऊपर, ये नीचे है तो इसे नीचे एक कप बना दिया, इधर है तो ये नीचे। क्लियर है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, सेक थीटा का। याद रख लोगे, बोलो जल्दी से। Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसके बाद आपका और क्या बच रहा है, सारे फॉर्मुलेस जो आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए और कोई ऑप्शंस नहीं उसमें, ठीक है। जितने भी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो आपको एकदम रटे होने चाहिए। सबसे पहले एक एक करके बताते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी, sin a cos b plus cos a sin b। वेरी गुड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको याद रखने का तरीका देखो, एक मैं सिखाता हूँ जनरली बच्चों को कि देखो साइन जब भी आता है ना, तो साइन जब भी आएगा साइन और कॉस को साथ में लेके आएगा, तो यहाँ पे साइन और कॉस हमेशा साथ में चलेंगे, ठीक है। और कॉस के केस में क्या होता है कि कॉस ऐसा है जो या तो पूरा कॉस के साथ चलेगा तो साइन के साथ चलेगा। तो यहाँ पे अगर कॉस है तो इधर बताओ क्या आएगा, प्लस में, बोलो कॉस के साथ कॉस, माइनस cos B minus sin A sin B. वेरी गुड। और अपोजिट चलता है हमेशा, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस हुआ तो वहां पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। क्लियर है। और साइन के केस में जहाँ पे प्लस है वहां पे प्लस ही रहता है, जहाँ पे माइनस है वहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल एक ये वाला हो गया। सेम केस आता, ये तो कब, जब आपको इस तरह से बनाना हो। एक और होता है कि सम से प्रोडक्ट में अगर जाना हो, दो ट्रिग्नोमेट्रिक का सम दिया हो और आपको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसको प्रोडक्ट के टर्म्स में चाहिए, मतलब इसको फैक्टराइज करना आता है। मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको साइन साइन दिया हो, कॉस के साथ कॉस दिया हो, ठीक है, साइन के साथ साइन दिया हो प्लस के साथ या माइनस के साथ, और कॉस के साथ दिया तो माइनस के साथ। अगर इस तरह का आपको कुछ वैल्यू दी हो और आपको प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर लाना हो, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। वापस से सेम लॉजिक, अगर साइन है तो साइन और कॉस साथ में चलेंगे, कॉस है तो या तो पूरा कॉस होगा या तो पूरा साइन होगा। तो साइन है तो साइन कॉस साथ में चलेंगे, तो बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ। So C plus D upon में 2. और इधर c माइनस डी अपॉन 2। सी पापा मैंने डी बाई 2। देखो तुम्हारा सम टूट रहा है प्रोडक्ट में, एडिशन टूट रहा है प्रोडक्ट में, मतलब फैक्टराइज हो रहा है। दूसरी चीज साइन का टर्म है तो साइन और कॉस साथ में आएंगे, कॉस का टर्म है प्लस में तो पूरा आंसर किस में आएगा, कॉस में। तो यहाँ पे जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2, हाँ 2 भी आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ और कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, है ना। क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। साइन 2, अच्छा एक प्रोडक्ट से सम में अगर जाना हो, पहली चीज प्रोडक्ट से अगर उल्टा जाना सम में, तब देखो ध्यान, प्रोडक्ट में अगर साइन कॉस प्रोडक्ट में हो तो इसका मतलब अगर साइन कॉस साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों तरफ इधर क्या होगा, साइन होगा, आया ना। साइन कॉस प्रोडक्ट में कब आते हैं, साथ में, जब दोनों तरफ क्या होंगे, साइन होंगे। तो बताओ इधर इसका आंसर क्या आता था, 2 साइन ए कॉस बी का साइन ऑफ A plus B, बोलो A ए plus प्लस D. बी प्लस साइन, A minus B. आया ना, याद आ रहा है सबको, बोलो। पूरा अगर कॉस में आ रहा है इसका मतलब इधर पूरा क्या होगा, कॉस होगा। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, पूरा पूरा अगर साइन में है तो भी इधर क्या होगा, कॉस होगा, तो भी इधर क्या होगा, कॉस। बस इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पहले ए माइनस बी आ जाएगा, बाद में कौन आ जाएगा, ए प्लस बी, है ना। बोलो ये सब याद है ना आपको कि नहीं याद है। साइन 2a को बताओ, 2 sin A cos. वेरी गुड। साइन 2a का हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a का बोलो, So cos square x minus sin square x. कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वेरी गुड। या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन होता है जो बहुत ज्यादा काम आता है, आपको भी याद है ट्रिग्नोमेट्री में। कॉस स्क्वायर ए को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बताओ। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 1/2 कॉस 2a बाई 2। और यहाँ से साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, हाँ है ना, याद आ रहा है, इंटीग्रेशन में यूज करते थे। Yes sir. बोलो, मैं अजम्पशन मान रहा हूँ कि आपको ये सब पता होगा, कि नहीं पता है क्या। सर tan के टर्म में भी तो होता है। हाँ होता है, लेकिन यहाँ तक पता है कि नहीं पता, ये जो सीखा है
ये सर पता है। ऐसा पता है। ठीक है, तो आज घर जाके देखो ये मैं सारे फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपके पास ऑलरेडी मॉड्यूल है, मॉड्यूल में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो अगर आपको याद नहीं है, भूल गए हो या फिर कुछ भी हो, आपका इसका शॉर्ट नोट बने होने चाहिए। ठीक है, तो जिसके पास ये फॉर्मूले लिखे नहीं तो सारे फॉर्मूले एक बार लिख लेना आज घर जाके। 10 का भी फॉर्मूला होता है, 10 2a का भी होता है, 10 ऑफ a प्लस b का भी होता है, 10 ऑफ a माइनस b का भी होता है, तो ये सारे फॉर्मूले। 10 2a का फॉर्मूला बोलो, होता है क्या कुछ, बोलो। 10/1 माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर, वेरी गुड। और इनका भी 10 के टर्म्स में फॉर्मूला होता है 2 10 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे नीचे प्लस है तो इधर भी नीचे प्लस रहता है और ऊपर माइनस। ठीक है, तो ये सबको पता है। इसका 3 एंगल वाला फॉर्मूला भी आता है, तो वो भी आप याद रख लेना, मतलब लिख लेना घर जाके, एक बार ट्राई कर लेना खुद से। सर ये चलो। नोट्स आप सेंड करेंगे ना वैसे? हाँ, ये नोट्स अभी भेजूंगा मैं घर पे, लेकिन फिर भी जो चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ फॉर्मुलेज वाला पार्ट आप कर लेना, बाकी तो जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई ये मैं आपको भेजूंगा घर पे, अच्छे से इनके नोट्स बना लेना। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos pi by 15 cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15। ये चार चीज प्रोडक्ट में है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, करो ट्राई। 4 ऑप्शन में दे रहा हूं। आया आंसर? किन किन को कंबाइन करे, देखो प्रोडक्ट में दिया तो अलग अलग ब्रेक तो करना पड़ेगा। 2 sin है 2 cos है cos b का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन किस किस को प्लग इन करे ताकि फायदा हो जाए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो एंगल्स का यूज होगा। सर pi by 15 को एक साथ। सर सर हाँ। वैल्यू आई थिंक माइनस नेगेटिव वाली 1 by थी, लास्ट वाला जो होगा वो cos 96 के आसपास आएगा। हाँ देखो यहाँ पे देखो 4 एंगल है, तो किन्हीं 2 को तो साथ में रखना पड़ेगा, बचे हुए 2 को साथ में रखना पड़ेगा, तो बताओ इसको किसके साथ रखूं? सर 4 pi by 15। 4 pi by 15, ठीक है, रख के देख लेते दोनों को साथ में। तो इन दोनों में अगर मैं इसमें एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और इन दोनों के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में अगर मैं अप्लाई करूंगा 2 cos a cos b का फॉर्मूला, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। cos ऑफ, बोलो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बोलो। अभी भी याद नहीं है क्या? a प्लस बी। cos ऑफ a प्लस b, तो a प्लस b करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 pi by 15 मतलब pi by 3, हाँ है ना, प्लस cos ऑफ a माइनस b, इन दोनों का माइनस करोगे तो 3 pi by 15 मतलब pi by 5, हाँ है ना।
नहीं आ रहा समझ में? बोलो, अरे डाउट है क्या Yes. कुछ? हेलो, आपको आवाज आ रही है? यस ठीक सर, है। आ रही है बात। हाँ, अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 2 cos A cos B, तो cos ऑफ A प्लस B प्रोडक्ट में अगला क्या आ जाएगा? cos ऑफ A प्लस B। तो 8 प्लस 2 10 पाई बाय 15, मतलब 5 से डिवाइड कर दोगे तो 3 पाई बाय, सॉरी 2 पाई बाय 3, ठीक है, प्लस cos ऑफ A माइनस B, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 6 पाई बाय 15, 3 के टेबल से टिक करेंगे तो 3 2 जा 3 5 जा 2 पाई बाय 5। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मुझे cos पाई बाय 3 तो पता है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 1/2। पाई बाय 5 ये कितना होगा? पाई बाय 5 मतलब कितना डिग्री? 180 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 36। 36 डिग्री। और 36 के लिए मैंने आपको कहा था याद रख लेना, है ना? अभी बताया था ना स्टार्टिंग में। किसी एक की वैल्यू याद है? cos 36 डिग्री कितना होता था? √5 प्लस 1/4। ठीक है, देखो एक बार टेबल दिखा देता हूँ। हाँ ये रही, चेक करो। हाँ, cos 36 √5 प्लस 1/4 और साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4। याद रखना 36 के लिए प्लस आएगा और 18 के लिए माइनस आएगा साइन के केस में। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर याद होगी तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 36 बन रहा था, कहाँ गया? हाँ ये रहा, cos 36 बन रहा था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √5 प्लस 1/4। ये कितना आ जाएगा? cos 2 पाई बाय 3। cos 2 पाई बाय 3 मतलब cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। पाई है तो cos का cos ही रहेगा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस cos पाई बाय 3 माइनस cos पाई बाय 3 मतलब माइनस 1/2 आया ना। और ये कितना हो जाएगा? 36 इंटू 2 72 डिग्री। तो cos 72 को मैं साइन 18 लिख सकता हूँ, आया ना? बोलो, Yes. cos 72 को क्या Yes, लिख sir. सकते हैं? साइन 18, और साइन 18 मुझे पता है √5 माइनस 1/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5 माइनस 1/4। बस आप कैलकुलेट कर लेना। तो इसलिए कहा था मैं, कोई स्टैंडर्ड जो वैल्यू कभी कभी याद होगी तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, बस आपको बाकी प्रैक्टिस करनी होगी घर पे ही अपने एंड पे, कि कैसे आपको मैं क्वेश्चन का सेट दे दूंगा, बता दूंगा मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, उनको घर जाके अच्छे से ट्राई कर लेना। मेन देखो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और प्रैक्टिस आप खुद से करोगे तो ही फायदा है। ठीक है, तो आज जब घर पे जाके प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चन को, तो टाइम लिमिट में करना सॉल्व, ताकि कल की क्लास में अपन इसका अच्छे से डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इसके अलावा अभी तो क्या बच रहा? अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो बता दी मैंने, इक्वेशन से तो इक्वेशंस तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आया फॉर्मूलेस वगैरह सारे कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes. ठीक है, तो बहुत रफ्तार में आज अपन ने पढ़ा। कितनी टाइम हो गई? 5:30, मतलब 1.5 घंटे में अपन ने लगभग पूरा कवर कर लिया। ठीक है, तो सर आज इसका मैं आपको आंसर 1/9 इसका आंसर ना, एक सेकंड, इसका आंसर आएगा, एक सेकंड, इसका आंसर आएगा -1/16। सर वैसे इसका आंसर मतलब रीजनिंग से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस को अगर मतलब हम पाई बाय 15 को करेंगे तो 12 आएगा। तो पहला हमारा कॉस 12 है, फिर कॉस 24 है, फिर कॉस 48 है और कॉस 96 है। एंड हाँ हाँ जो शुरू के 3 वैल्यू है पॉजिटिव है, आगे वाले निगेटिव है, तो आंसर तो निगेटिव ही आएगा और नॉन जीरो ही हाँ, आएगा। तो फिर बचा ही बी है। वेरी गुड, ये भी कर सकते हो लॉजिकली। फिर यहाँ पे अच्छा था कि अपने पास ऐसा था, लेकिन मान लो अगर 1-2 नेगेटिव दे देते तो फिर कंफ्यूजन होता। जैसे मान लो मैं यहाँ पे देता सर -1/12, नेगेटिव तो अब नेगेटिव दिक्कत आती। मतलब इतना तो पता चल जाता ना किस में नेगेटिव आ रहा है किस में पॉजिटिव आ रहा है। हाँ ये पता कर सकते हो नेगेटिव, लेकिन अगर 2 नेगेटिव ऑप्शन होते तो फिर हमें दिक्कत आती ना, यस सर। है ना? बाकी आपने 50% लॉजिक चांस बहुत है। अच्छा लगाया। हाँ 50% चांस है कि आप एक लॉजिक से तो निकाल सकते हो कि आपने सब एंगल देख लिए। 3 एंगल का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव आएगा, चौथा एंगल नेगेटिव था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आंसर ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी सबको समझ में आ गया कैसे निकाला अपन ने? ये √5 प्लस 1/4, ये √5 माइनस 1/4 हो, तो ध्यान रखना 72 डिग्री आता है कॉस में, तो 18 में कन्वर्ट कर देना, और 36 की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, चलो तो अभी मैं आपको ग्रुप में एक तो ये नोट्स शेयर कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि मॉड्यूल में कहां से कहां तक करना है। हो सकता है पूरी मॉड्यूल ना कर पाओ, तो मैं एटलीस्ट जितना बोल उतना तो एटलीस्ट ट्राई कर लेता। और वो एक मॉड्यूल अपनी जो कल की थी वो बाकी रह गई थी, हाँ सर। आपने अटेम्प्ट कर लिया वो बचे हुए क्वेश्चन? यस सर। वेरी गुड, उसमें डाउट्स आए कि हो गए सारे?
नहीं सर, डाउट है। ये डाउट है, अच्छा ठीक है, निकाल लेते हैं फटाफट। तो जिन जिन का भी डाउट है फटाफट निकाल लो। जो लास्ट क्लास में आपको जो चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज पार्ट जो बाकी था, उसके डाउट सब लोग अपने अपने निकाल लो, देख लो एक बार मॉड्यूल खोल के। मैं तब तक स्क्रीन शेयर कर लूं। एक्सरसाइज 2 हमारी बाकी थी। ठीक है, पूछो। एक्सरसाइज 2 में 1 से लेके 6 में। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ में। ठीक है। Second, if this pod is a prime number, then the number of possible integral values of x. तो सिर्फ इतना बता दो, इसके 3 वो आ रहे थे, x-2, x-3 और x-4 मोड के अंदर, उसके बाद से सॉल्व कर दो। ठीक है, इसके फैक्टर आपके आ रहे थे x-2, x-3 और x-4, ये आ रहा था। हाँ, ठीक है, तो आप इन तीनों फैक्टर को ऑब्जर्व करो, किस तरह के फैक्टर दिख रहे हैं आपको। ये 3 x की कोई भी वैल्यू रख, नहीं नहीं नहीं, x की कोई भी वैल्यू रख के देखो तो आपको अंदाजा आ जाएगा तीन फैक्टर किस टाइप के हैं। सोचो किस, ये जो नंबर होंगे किस तरह के नंबर आएंगे। सपोज मैं x की वैल्यू कोई भी एक रैंडम रख देता हूँ 7 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी तीनों की? 7 बताओ। रखना है। हाँ 5 4 3 5 4 3। तो बेसिकली क्या कंसेक्यूटिव नंबर से आया ना, मतलब ये जो तीन फैक्टर बने यहाँ पे, ये कैसे फैक्टर से कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक है। ये बात समझ में आई पहली बात? हाँ सर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि तीन कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, तीन कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट प्राइम आना चाहिए। तो बताओ वो नंबर कैसे हो? तीन अच्छा कंसेक्यूटिव सर, नंबर का प्रोडक्ट प्राइम, कभी ऐसा हो पाएगा? क्योंकि अगर नहीं सर। अगर मान लो प्राइम नंबर में हमेशा कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं ना किसी भी प्राइम नंबर के। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? नहीं। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। आया समझ में? ठीक है, हाँ सर, क्वेश्चन Next. अंडरस्टैंडिंग में हाँ करा अच्छा था क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये ऑब्जर्वेशन था बेसिकली, कि आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना था कि ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, और तीन कंसेक्यूटिव का नंबर का प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं आ सकता। अगर मान लो एक 1 भी और बाकी कुछ भी रखो, मान लो 2 भी रख लिया और तीसरे को मान लो कुछ और 3 भी रखे, तो कभी भी प्राइम होगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसे 13 है, उसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ वो 1 आता है और वो खुद नंबर आता है। तीन फैक्टर उसके नहीं बन सकते। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फोर्थ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, एक थे मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2। इसकी क्या पूछिए? मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे सोचेंगे? देखो एक उधर क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 1 है, इधर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। पहली चीज तो ये और ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। वो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफरेंस हो रहा है, तो ये चीज मैक्सिमम कब आएगी, ये हमको प्रिडिक्ट करना है। बताओ। या तो आप क्या करो, इसको डिफाइन कर लो पहले तो फंक्शन को। फंक्शन कितनी इंटरवल में ब्रेक होगा? 3 में। -1 1 है ना। अगर x की वैल्यू -1 से कम हुई तो fx की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। ये भी नेगेटिव ओपन होगा, ये भी नेगेटिव ओपन होगा, तो ये नेगेटिव ओपन होगा तो कितना आएगा? -x -1। ये नेगेटिव ओपन होगा तो प्लस को बना देगा, तो +2x। तो 2 प्लस का 2x माइनस का x, तो एक x बच जाएगा।
यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 तो x माइनस 3 है ना। ये हाँ कब, जब सर। ये वाला लीजिए, यहाँ तक समझना है। बस इसमें भी ऐसे ब्रेक कर लो। -1 से 1 के बीच में वैल्यू क्या आएगी, 3x माइनस 1 आई थी। कितनी है, 3x माइनस 1 1। और लास्ट वाले में क्या वैल्यू आ रही है, माइनस x प्लस 3। ठीक है, -x प्लस 3। अब इन तीन केस में सबसे मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, ठीक है। अब -x प्लस 3, अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा ये वैल्यू तो कम होती जाएगी, हाँ सर। है ना। ठीक है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा ये वैल्यू कम होती जाएगी। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, छोटे पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 यहाँ पे है ना। हाँ यहाँ पे सर। अगर आप x को 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, ये -1 प्लस 2 दैट इज 2, है ना। यहाँ तो समझना, इसके आगे जितने भी x रखोगे ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, घटती जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा। अब इस पे आ जाते हैं 3x माइनस 1 पे। तो 3x माइनस 1 भी अगर आप देखोगे तो x बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, है ना। जैसे जैसे x बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू x कितनी, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x को 1 रखोगे तो अगेन यहाँ पे भी कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे आप आते हैं इस केस में, तो जैसे जैसे x यहाँ पे कम होता जाएगा ये वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, है ना। हाँ जैसे सर। जैसे x बढ़ेगा ये वैल्यू घटती जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी, -1 पे, तो -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, -4। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर हो गया। फंक्शन को कभी भी डिफाइन कर लिया करो जब भी एक से ज्यादा मॉड है, तो उसे लॉजिक लग जाएगा इस इंटरवल में मैक्सिमम कहां तक जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है सर। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट 6 था। 6th वाला। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ 3x और नीचे दिया x² - 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देख लो। एक सेकंड, 3x दिया है ऊपर, नीचे दिया x² - 1 पूरे पे मॉड है। 3x से ऊपर और नीचे है x² - 1 पूरे पे मॉड है। और ये क्या था, ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन। और इसका क्या निकालना था, कंप्लीट सॉल्यूशन। अच्छा मुझे ये बताओ, जो मॉड है क्या वो प्रोडक्ट में या डिवाइड में अलग अलग हो जाता है क्या। हाँ। ठीक है, Yes, यहाँ पे अलग अलग हम कर सकते हैं, तो इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ध्यान रखना, प्रोडक्ट और डिवाइड में मॉड हमेशा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्या मैं इसको उधर भेज सकता हूँ, हाँ सर। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को उधर भेजोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे दिखेगा क्या, मॉड x लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x² माइनस। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। या तो इसको आप क्या कहते हैं, फैक्टराइज वगैरह करो, इसको उधर भेज दो, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मॉड ऑफ, या तो ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों के ग्राफ बनाना भी आसान है ना। हाँ सर। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, इस 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 टाइम्स मॉड x का ग्राफ है। तो मॉड x का ग्राफ है, उसको 3 गुना बढ़ा जाए, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन होगी y इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -3x। तो दूसरा क्या है आपका, मॉड ऑफ x² - 1। तो x² - 1 पैराबोला होता है ना। दो रूट्स क्या है इसके, 1 और -1। दो रूट्स क्या है इसके, 1 और -1। इस पे मॉड लग जाएगा तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा, है ना। हाँ आ रहा है सर। समझ में, ये इसका ग्राफ आ जाएगा मॉड ऑफ x² - 1। अब मुझे कौन सा चाहिए, दिस लेस देन। ये कहां कहां पे कम आ रहा है, यहाँ पे ग्रीन वाला कम कहां कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, यहां से लेके यहाँ तक। ठीक है, ठीक है आगे सर। समझ में। हाँ। ग्रीन वाला पोर्शन कहां पे कम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस इक्वेशन को और इस ग्राफ को साथ में सॉल्व कर लेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा। इस इक्वेशन को इस ग्राफ को साथ में सॉल्व करो तो ये आ जाएगा। तो ये इंटरवल आपकी आ जाएगी सॉल्यूशन। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे 7 to 14 में 8th। 8th। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे भी मॉड ऑफ x + 3 + x से डिवाइड में x + 2 ग्रेटर देन। तो इनइक्वालिटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें इसको। यहाँ पे दिया है ऊपर, तो मॉड ऑफ x + 3 + x डिवाइडेड बाय दिया हुआ है x + 2। तो उस 1 का क्या करें, 1 को सबसे पहले तो इधर भेज दो। ठीक है, ताकि आपका यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सको। अब एलसीएम ले लोगे, है हाँ ना। सर।
एलसीएम ले लोगे तो ऊपर x प्लस 2 जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2 और डिनोमिनेटर में बचेगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। क्या बचा? ग्रेटर देन 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको इंटरवल का सोचना पड़ेगा। कहाँ पे ब्रेक होगा? मॉड 3 पे, -3 पे आया ना। एक हाँ बार सर। ये सोचोगे कि अगर x की वैल्यू -3 से ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, ये पॉजिटिव ओपन हुआ तो क्या बनेगा क्वेश्चन में? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। क्रिटिकल पॉइंट -1 -2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला रीजन। लेकिन आपका इनिशियल कंडीशन क्या थी? -3 से ज्यादा। -3 से ज्यादा मतलब इधर वाले रीजन में। तो आपको हाँ ये आ जाएगा। आ रहा समझ में? यहाँ से रीजन सेम यहाँ पे करोगे। x की वैल्यू -3 से कम हुई तो ये नेगेटिव ओपन होगा। नेगेटिव ओपन होगा तो क्या बनेगा? -x -5 माइनस कॉमन ले लोगे तो x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -5 और -2 के बीच में ये वाला। और क्या बोला था? ठीक है सर, -3 से उधर। तो हो आपका जाएगा। रीजन कौन सा जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10th। 10th। एक सेकेंड। 10th द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे भी दो फैक्टर है। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये। दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए? लेस देन 0। पहले फैक्टर में मॉड ऑफ x -1 है, दूसरे फैक्टर में मॉड ऑफ x प्लस 2 है। तो पहला वाला मॉड का इसको भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे तीन इंटरवल है। अगेन दो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से? -2 है और एक क्या है? 1 है। तो तीनों इंटरवल में तीन फैक्टर बनेंगे। यहाँ पे एक फैक्टर बनेगा, यहाँ पे एक फैक्टर बनेगा, यहाँ पे एक फैक्टर बनेगा। और उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, इन तीनों को ठीक कह है। लो कि यूनियन। क्लियर है? एक बार देखो, मॉड वाले क्वेश्चन में जनरली हम कर क्या रहे हैं, पहले उसको डिफाइन करना जरूरी है, तभी जाके उसको सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज इस इक्वेशन को सॉल्व में कैसे करूंगा? सर ठीक है, इनके मुझे वैसे नहीं पता है। डायरेक्ट आंसर्स नहीं है कहीं? आंसर है ना लास्ट में, आंसर की में होगा मतलब वो तो सिर्फ आंसर की है, डिराइव्ड आंसर हो जैसे कि सॉल्यूशन। अब। हाँ मतलब जैसे मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी हो, क्या पता, मुझे पता नहीं चल रहा हो। नहीं नहीं नहीं, अगर आपका आंसर आंसर तो सही आना चाहिए। आंसर की तो है ना, अब आंसर की इसके साथ मैच करो, आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके ठीक है। सॉल्यूशन तो देखना पड़ेंगे है कि नहीं है। ट्राई करूंगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएंगे तो आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। और कोई डाउट है इसमें? ये 12th। 12th द कंप्लीट सेट ऑफ द इनइक्वालिटी रूट माइनस रूट ग्रेटर देन 1। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइ, अच्छा ये वही क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करना है, इसको तो उधर भेज देना रूट को। हाँ फिर सर। आपको क्या करना है, दोनों तरफ LHS RHS में ग्रेटर देन 0 कर देना। इधर क्या बचेगा? x प्लस 5 और इधर क्या बचेगा? 1 माइनस रूट एक्स। या फिर हाँ ऐसा कर सकते हो, LHS RHS को पहले डिफाइन कर देना कि रूट के अंदर ये जो दोनों क्वांटिटी है पॉजिटिव होनी चाहिए, और दूसरा चीज ये भी पूरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके ट्राई करना। करोगे? हाँ सर, इसमें 1 दे रखा था, मेरा -1 आया था। हाँ, a प्लस बी की वैल्यू क्या देख रखी थी? 1। आपने सारी चीजें देखी थी। एक तो इसके अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, ये -5। पॉजिटिव, सबका इंटरसेक्शन लोगे फाइनली। हाँ -5 से 4 तक आया था लास्ट में, x बिलोंग कर रहा था, जिसमें 5 आ रही थी वैल्यू, और फिर मैंने दोनों को प्लस किया था तो -1 आ रहा था। अच्छा ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो कर को देख लो फटाफट। रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस रूट एक्स ग्रेटर देन 1। एक पेज ऐड कर लेते हैं। रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस रूट एक्स ग्रेटर देन 1। चाहो तो इसको एक उधर भेज दो। तो रूट ऑफ x प्लस 5 ग्रेटर देन 1 प्लस रूट एक्स। एक तरीका तो ये है कि उसको अपन इधर भेज दिया। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं तो x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन -5। दूसरा रूट एक्स में x ग्रेटर देन 0। फिर 1 प्लस रूट एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सो रूट एक्स शुड बी ग्रेटर देन -1। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, यहाँ से दो कंडीशन है, -5 से ज्यादा, 0 से ज्यादा। इक्वल का भी साइन लगेगा ना उधर -5 पे? हाँ ठीक है, इक्वल कर देना, एक ही बात है। यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा? 0 से ज्यादा आएगा। ठीक है, नाउ अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हो
ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया, ये 1 उधर चल जाएगा, और चेक कर लेना कैलकुलेशन। हाँ तो सही रूट है एक्स लेस देन 2, हाँ है ना, हाँ ठीक है। स्क्वायरिंग अगेन कर सकते हैं, x लेस देन 4 एक्स लेस देन 4, तो एक्स लेस देन 4 आया और ग्रेटर देन -5, तो -5 से ज्यादा, 4 से कम, -5 से 4, तो यही इंटरवल है मेरा। हाँ ठीक है, सही है सही है, क्लियर है। इनका आंसर गलत है, आगे समझ में, हाँ सर। -1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 15 15th, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का, ये ग्राफ है y इक्वल टू जी एक्स का, देन फाइंड द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ जी एक्स। तो ये क्या है, इसमें मॉड अलग अलग हो सकते हैं, पहली बात ये, या फिर ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स, या फिर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्टैंडर्ड ग्राफ ही है, एक तो ग्राफ वाला है और एक ग्राफ ये वाला है, ठीक है। तो y ग्राफ जो पूछा गया आपको, उसका पूछा गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स का ग्राफ पूछा गया, कैसा होगा, इस पे पूरे पे मॉड लगा हुआ है, ठीक है। और 4 ऑप्शन आपको दे दिए, पहले ऑप्शन में बोला क्या ये मॉड अलग अलग हो सकता है, पहली चीज, दूसरी चीज क्या है, ये ट्वाइस ऑफ एक्स के बराबर होगा, या फिर मॉड एक्स के बराबर होगा, या 2 के बराबर होगा, ये पूछा गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये किसका ग्राफ है, बताओ, स्ट्रेट So लाइन y है। equal to x. y इक्वल टू एक्स है, वेरी गुड, हाँ 1,1 -1,1, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन। हाँ सिग्नम फंक्शन, ठीक पर है। सर कह नहीं सकते ना, तो जीरो जीरो पे उनने 1 ले रखी है वैल्यू। 0 पे 1 ले रखी, हाँ तो फिर सिग्नम फंक्शन नहीं है, फिर मिटा दो, ये नॉर्मल ग्राफ कंसीडर करो। अब इसकी डोमेन में देखते फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो सबसे पहले इसको सोचते हैं, अगर x मेरा पॉजिटिव है तो y क्या आएगा बताओ, अगर x पॉजिटिव है तो fx की वैल्यू कितनी आएगी, 1 1 आएगी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, तो fx की वैल्यू आएगी 1, और gx की वैल्यू y इक्वल टू x ही है, वो तो आया ना, हाँ सर। यहाँ पे तो फंक्शन क्या x के बराबर ही है, और x अगर लेस देन 0 हुआ तो y की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन ये मतलब ये जो भी y पूछा गया ये आ जाएगा -1, और सर ये इक्वलिटी नहीं आएगी यहाँ पे, -1 प्लस x है ना, हाँ सर। ठीक है। तो ये पॉजिटिव के लिए, अच्छा मुझे बताओ ये मॉड कैसा ओपन होगा, अगर x पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो ये मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ओपन होगा, पॉजिटिव ओपन होगा। तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन देखो कैसे डिफाइन हुआ, ये जो y जिसको मेरे को डिफाइन करना था, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू 1 प्लस x के बराबर आ रही है, और x अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास आया मॉड ऑफ x -1, x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो मॉड कैसा ओपन होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव। 0 से कम हमेशा नेगेटिव ओपन होगा, हाँ है ना, तो ये कितना आ जाएगा -x प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा -x मतलब 1 -x, तो ये आपका आया। अब इसमें से ऑप्शन चेक करो क्या पूछा था इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ये तो देखो एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स वाई इक्वल टू 2, तो एफ मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स, तो मॉड एफ एक्स प्लस मॉड जी एक्स, तो मॉड जी एक्स मतलब ये तो एक्स ही रहेगा, और प्लस मॉड जी एक्स है ना, तो मॉड जी एक्स, तो मॉड जी एक्स मतलब ये मॉड एक्स, और ये कितना आएगा, या तो ये 1 आएगा या तो -1 आएगा, ठीक है, और इसका मॉड आया ना, देखो एफ एक्स क्या है +-1 है, आया ना, हाँ सर। और जी एक्स क्या है एक्स, और +-1 का मोड तो हमेशा 1 रहेगा, और मॉड एक्स कैसे खुलेगा, या तो प्लस खुलेगा या तो माइनस खुलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके। इसके अलावा 18th, द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एक्स, ऊपर दिया है रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, नीचे दिया है 1 - 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डोमेन निकालनी है इसकी कि एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा रूट के अंदर वाले का तो क्या करेंगे, उसका फैक्टर बता दो,
उसका फैक्टर आया था माइनस x माइनस 2 और x माइनस 3। -x-2 और x-3। हाँ सर, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लो ना बाहर। एक मिनट। हाँ, अच्छा मुझे एक चीज तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, वो बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जब ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ है ना, और नीचे भी हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ सर। तो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, हाँ है ना। हाँ सर। बोलो यहाँ तक समझना है। तो मुझे बेसिकली करना क्या है, बस मुझे रूट के अंदर जो क्वांटिटी बस उनको अलग से सॉल्व करना है। हाँ क्योंकि वही ये किया जो था। क्वांटिटी है बस, तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी उसको आप डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो रूट के अंदर एक तो आपके पास ये दिया -x² + 5x - 6, ये होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x² - 5x + 6, इसका आंसर आ जाना चाहिए था लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x - 2 x - 3 लेस देन हाँ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस, ये 2 से 3 के बीच में, 2 से 3। पहला हाँ सॉल्यूशन यही। आ गया। और नीचे वाला क्वांटिटी 1 - 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ट्वाइस द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी लेस देन 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा होना चाहिए, लेस देन, बोलो लेस देन हाफ। लेस देन हाफ। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हाफ से कम आनी चाहिए। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो या तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, या फिर इसको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देख के कर ले, देखते किससे आगे हाफ निकलता तक बिलोंग करेगा ना। है। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। और बोला क्या है कि ये तो 1 होता है, लेस देन हाफ, लेस देन हाफ मतलब ये 0 से 1 के बीच में। तो इसके लिए x क्या होना चाहिए ये देखना है। ये ग्राफ होता है आपका y = x, यहाँ से तो दिख नहीं रहा है। या फिर इसको अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर उसमें कन्वर्ट करूँ तो x - ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन हाफ। क्या कह रहे थे तुम, कुछ गलत किया यहाँ पे मैंने? नहीं, सही है सही है। सही है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाफ से कम होना चाहिए, जिसके लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ये पूछा गया। देखो यहाँ से तो हमको क्या बोला, 2 से 3 के बीच में। तो देखो एक तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, और ये आएगा आपका 3। ठीक है, तो इसका देखो, इसका तो इंटरसेक्शन लेना ही है अपन को। तो 2 से 3 के बीच में अपन को कंसिडर करना ही है, ठीक है। और 2 से 3 के बीच में भी हम यहीं तक जा सकते हैं, हाँ है ना। हाँ सर। ठीक है, समझ पा रहे हो, मतलब ये इतना ही ग्राफ कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला ग्राफ यहाँ तक, हाफ से नीचे वाला, और इधर ये वाला ग्राफ। तो इसके करस्पॉन्डिंग x कौन सा होगा ये पता कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आएगी और ये वैल्यू कितनी है, तो आपका x कहां से कहां तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, देखो ध्यान से, बेसिकली मेरे पास देखो दोनों इक्वेशन की दो सॉल्यूशन आए। न्यूमरेटर में बोल रहा है कि x की वैल्यू मेरे होनी चाहिए 2 से लेके 3 के बीच में, पहले सॉल्यूशन ये आया। और सेकंड नीचे वाले में क्या है मेरे पास, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड बी लेस देन हाफ, ये आया। अब इन दोनों का मेरे को इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ग्राफ बना रहा हूँ 2 से 3 में फ्रैक्शनल पार्ट का। तो ये मान लो मेरा 2 है, ऐसे बनेगा, चेक करो। हाँ सर। ठीक है, तो 2 से 3 के बीच में वैल्यू जो है वो, ये फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 हाफ से कम होनी चाहिए। हाफ से क्या होनी चाहिए, कम, मतलब ये वाला ग्राफ, यहाँ पे ओपन इंटरवल, ये वाला ग्राफ कंसीडर करना है। इसके करस्पॉन्डिंग ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली मेरा x कहां से कहां तक लाई करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या ये पॉइंट पता कर सकते हो, कैसे पता करेंगे वाला पॉइंट बताओ। x माइनस 2 की इसकी, इक्वेशन। हाँ इस लाइन की आपको इक्वेशन लिखने, नहीं, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी अगर ये पॉइंट पता करना है। पाइथागोरस भी लगा सकते हो वैसे तो, जैसे अगर ये कैसे लगाओगे पाइथागोरस, नहीं पाइथागोरस नहीं, इस लाइन की इक्वेशन निकालो सबसे आता है, क्योंकि मुझे ये x पता करना है। मुझे ये पता करना है कि ये x की इंटरवल कहां से कहां तक लाई कर रही है। तो ये लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट तो आपके पास क्या है, 2,0। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 3,1। ठीक है, इन दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप हो जाएगा 1/1। स्लोप तो 1 ही आएगा, है ना, चेक करो। y2 - y1 अपन x2 - x1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y - y1, ये पॉइंट रख लो, इक्वल टू m x - x1। तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी y = x - 2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप, हाँ यहाँ पे अगर आप y को 1/2 रखोगे तो 1/2 = x - 2। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1/2 + 2, 5/2। 5/2। तो यहाँ पे आएगा 5/2। और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट, आपका आंसर क्या आएगा, 2 से लेके 5/2 ओपन ब्रैकेट। आगे समझ में,
यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन था कि यहाँ पे 2 से 5, बट अच्छा इसमें एक चीज और दी, यूनियन 3 आएगा क्या? हाँ 3 3 इसका पे सॉल्यूशन। हाँ 3, हाँ वेरी गुड, 3 भी 3, क्योंकि 2 से 3 के बीच में सोचना था ना, और 3 पे वैल्यू क्या आएगी फ्रैक्शनल पार्ट की, 0 ही आएगी, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, आया ना? हाँ सर। हाँ इसमें +3 भी आ जाएगा, क्योंकि 3 तो इसमें आ ही रहा है, और यहाँ पे मैं 3 रखूंगा तो 3 पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0, 0 लेस देन 1/2 होता है ये, तो 3 को भी इंक्लूड कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो मिसलेनियस में कोई डाउट है? ये किए हैं आगे कि बाकी है? किए हैं सर, मैंने किए हैं ठीक मिसलेनियस है, में। एक बार हो ना, देखो आज अपन ने ये 4-5 क्वेश्चन ट्राई किए ना, तो आई थिंक इससे थोड़ा लॉजिक आपका डेवलप हो जाएगा, तो एक बार उनको रीअटेम्प्ट करना, जो भी डाउट्स है ना, ठीक है लगभग सर। क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो जो मैंने आपको तरीके सिखाए मोड को ओपन करने के, उन सबको रीअटेम्प्ट करना। क्लियर है? देखो ये आंसर की तो गिवन है, इसमें सॉल्यूशन नहीं गिवन है क्या? सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो आंसर की तो है ही। सॉल्यूशन वैसे रहते नहीं मॉड्यूल में, लेकिन अगर इसके कोई सॉल्यूशन होंगे तो मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। और कोई डाउट किसी को, एनीवन एल्स? ठीक है, तो बच्चों देखो आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, अब घर जाके आपको मॉड्यूल को अटेम्प्ट करना है, मैं बता दूंगा कौन कौन से कहाँ तक करना है, तो एटलीस्ट उनको ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।